एपिसोड की शुरुआत में हमारा हीरो हमें बताता है कि ऊपर की दुनिया सुप्रीम गॉड की दुनिया है और यहाँ पर सालों तक अनगिनत डोमिनेटर रहते हैं और मैं डिमन रेस के गॉड वर्ल्ड में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यही चीज सबसे ज्यादा क्रूअल है। और मैंने सुना है कि नीचे की दुनिया बहुत ज्यादा अनोखी है और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। ये जगह मेरे लिए एक पिंजड़े की तरह है और मैं इस पिंजड़े के किनारे पर खड़ा हूँ जहाँ पर मुझे मेरी आजादी मिल जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो एक जगह से खड़ा होकर नीचे की दुनिया को देख रहा होता है और नीचे की दुनिया में एक लड़का 3-4 लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा होता है और हमारा हीरो बोलता है मुझे नीचे की दुनिया बहुत ज्यादा पसंद है और खासकर नीचे की दुनिया में जो लड़कियां हैं वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम वोसियो होता है। वोसियो बोलता है मैं एक डिमन लॉर्ड हूँ और मैं तुम सभी लोगों को पकड़ लूंगा, तो लड़कियों मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद वो नीचे की दुनिया में जाने के लिए एक फॉर्मेशन ओपन करता है और उसके अंदर छलांग लगा देता है और तभी कोई वू के ऊपर बिजली से अटैक कर देता है जो कि उसके फादर होते हैं और जो वू को वहां पर रोकने के लिए आए होते हैं। वो पीछे मुड़कर अपने फादर को देखता है और अपने फादर से बोलता है फादर मुझे आजादी चाहिए और मुझे बीवी भी चाहिए। और फिर उसके बाद वो नीचे की दुनिया में जाते हुए अपने फादर से बोलता है फादर आप वहीं पर बस कसकर बैठे रहिए और मैं आपके लिए बहुत सारे डीमन ग्रैंडसन लेकर आऊंगा। और फिर उसके बाद वो ऊपर की दुनिया से नीचे की दुनिया में भाग आता है। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे की दुनिया में जोंगजू एम्पायर को देखते हैं और वहीं पर दो लोग बातें कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि डीमन रेस के लोगों ने साधनों को लूटने के चक्कर में छोटे मोटे शहरों को तबाह कर दिया है और वो सारे डीमन रेस के लोग जोंगजू एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा बंदा बोलता है उनमें से कम 1000 से ज्यादा डीमंस होंगे जो कि घाटी के रास्ते से हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर वो सारे डीमन गलती से भी एम्पायर के अंदर घुस गए तो फिर सारे लोगों की जान चली जाएगी और ये एम्पायर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और देखने से सिर्फ ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ उसी के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। दूसरा बंदा पूछता है उसे कौन है वो, क्या तुम उसे जानते हो? दूसरा बंदा बताता है एम्पायर की शांति को बनाए रखने के लिए उसे नंबर 1 अकेडमी से यहाँ पर बुलाया गया था और डीमन रेस से हम लोगों को बचाने के लिए रॉयल अकेडमी की नंबर 1 जीनियस बाइजू और यही हमारी स्टोरी की हीरोइन है। और हम लोग देखते हैं बाइजू पूरी आर्मी को लीड करते हुए घाटी से ले जा रही होती है और उन लोगों से बोलती है डीमंस जानवर के अलावा और कुछ भी नहीं है, मैं बाइजू पूरे एम्पायर की रक्षा करूंगी और मरे हुए लोगों का बदला भी लूंगी। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाइजू ये सारी बातें डीमन रेस के लीडर से बोल रही होती है। डीमन रेस का लीडर बाइजू से बोलता है मैं जुनको आज अपनी पूरी सेना को जीत की तरफ ले जाऊंगा। फिर उसके बाद जुनको अपनी आर्मी से बोलता है आर्मी आगे बढ़ो, इन सारे इंसानों को जान से मार दो और हमें अपनी जीत की तरफ ले जाओ। और फिर उसके बाद वो सारे डीमंस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। बाइजू भी अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं उन सारे डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए और फिर उसके बाद वो सारे लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर मारकाट मचा देते हैं। बाइजू और जुनको दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं जिससे बहुत तेज शोर मचता है और बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। और तभी हम लोग हमारे डीमन लॉर्ड वू को देखते हैं जो कि मस्त बादलों के ऊपर सो रहा होता है और उसकी भी नींद टूट जाती है नीचे की मार काट की आवाज सुन के। फिर उसके बाद वो बादलों की मदद से नीचे झांक की तरफ देखता है तब उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं इतना सारा मार काट देख के। लेकिन वो उन लोगों के मार काट को देखकर काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर बाइजू पर पड़ती है और बाइजू के सुंदर चेहरे को देखकर वो की धड़कनें तेज होने लग जाती हैं और तभी वो की नजर बाइजू के उछलते हुए संतरों के ऊपर पड़ती है जिससे कि वो की आंखें इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं कि वो बाहर गिरने वाली होती हैं। और वो बोलता है क्या ये सच में नीचे की दुनिया की खूबसूरती है? और फिर उसके बाद वो की नजर बाइजू के बट के ऊपर पड़ती है तब तो उसकी लार बहने लग जाती है ठरक वाली और वो बोलता है क्या ये सच में मॉर्टल दुनिया की खूबसूरती है जो कि मुझे दिख रही है? और फिर उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि यही लड़की मेरी पहली वाइफ बनेगी। फिर उसके बाद हम लोग बाइजाओ को देखते हैं जो कि इस डीमन लीडर से बोलती है यू आर डेड। और फिर हम लोग देखते हैं बाइजाओ ने उस डीमन लीडर को सेंटर से काट दिया होता है। वो भी इन सभी चीजों को देख रहा होता है और बोलता है वाह मेरी वाइफ तो काफी ज्यादा स्किल्ड है। मेरी पहली वाइफ ने उस डीमन लीडर को कुचल दिया जो कि अपनी तीसरी स्टेज पर था और यहाँ तक कि मेरा भी कोई मौका नहीं था कि मैं वहां पर जाकर उस ब्यूटी को बचाता और उसका हीरो बन जाता। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बाइजू के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बाइजू को देखते हैं जो कि उन बचे हुए डीमन आर्मी की तरफ बढ़ जाती है और अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन बचे हुए डीमंस को मार देती है। और फिर बाइजू अपने सोल्जर से बोलती है मेरे साथ चलो हमें बचे हुए डीमंस को खत्म करना है। लेकिन तभी बाइजू को कोई डीमन की महसूस होती है और वो बोलती है कि रुक जाओ। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक 4th स्टेज का डीमन जमीन को चीरता हुआ बाहर निकलता है। वो सारे सोल्जर उस डीमन को देखते हैं और बोलते हैं ऐसा लगता है कि डीमन आर्मी ने अपने 4th स्टेज के डीमन को अभी तक छुपा रखा था जो कि इनका असली पावर हाउस था। बाइजू उस डीमन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो सच में 4th स्टेज का डीमन है। वो भी ऊपर से बाइजू की आवाज सुनता है और बोलता है मेरी पहली वाइफ की आवाज तो काफी ज्यादा क्यूट है लेकिन शायद से मेरी पहली वाइफ थोड़ा सा खतरे में है। बाइजू के सोल्जर्स बोलते हैं देखने से ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर अपने डीमन रेस की 4th स्टेज पर चला गया है और वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना हम जैसे 1st स्टेज के लोग कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जनरल बाइजू भी अपने 3rd स्टेज पर हैं
बाइजू बोलती है सोल्जर्स बिल्कुल सही है। कल्टीवेटर्स की 6 स्टेज होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी, छठी, और हर स्टेज की पावर अलग अलग होती है। मैं बस एक वॉरियर हूँ जिसकी स्टेज 3 है, और मेरा एनिमी जो कि अपनी 4th स्टेज पर है वो एक डीमन रेस का मैजिशियन है। फिर उसके बाद वो 4th स्टेज का डीमन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाइजू से बोलता है 3rd स्टेज ह्यूमन वॉरियर, अब तुम इस सुप्रीम डीमन के हाथों मारी जाओगी। और फिर उसके बाद वो डीमन ह्यूमन सोल्जर्स के ऊपर अपनी बिजली बरसाने लग जाता है। वो उस डीमन की एनर्जी को देखकर बोलता है इस डीमन की एनर्जी इतनी ज्यादा मिक्स्ड क्यों है, ये इतनी ज्यादा शुद्ध नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी पहली वाइफ इससे कैसे निपट लेगी। और हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं, बाइजू के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी उस डीमन से डरकर भाग रहे होते हैं, और बाइजू वहीं पर खड़ी होकर उस डीमन को बड़ी गौर से देख रही होती है। बाइजू के सोल्जर्स बाइजू से बोलते हैं जनरल बाइजू यहाँ से भागिए, जिंदगी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि हमें चाहिए। और फिर उसके बाद वो डीमन बाइजू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, सोचने की। और दूसरी तरफ बाइजू अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रही होती है, और फिर उसके बाद बाइजू बोलती है ऐसे टाइम पर सिर्फ एक ही चीज बची है, फॉरबिडन टेक्निक। और फिर उसके बाद हम लोग छोटी बाइजू को देखते हैं जिससे कोई बंदा बोलता है बाइजू ये याद रखना, अगर तुम हमारी बाई फैमिली की फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करती हो ब्लैकलिस्ट, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। और फिर उसके बाद हम लोग बाइजू को देखते हैं जो कि अपनी फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करती है, और फिर उसके बाद बाइजू अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के ऊपर एक बहुत बड़ा आइस ब्लेड स्लैश मारती है जिसका नाम होता है 1000 माइल आइस बॉन्ड, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और जितने भी डीमन वॉरियर होते हैं वो सभी आइस में जम जाते हैं। लेकिन उस डीमन को जो कि अपनी 4th स्टेज पर है उसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब वो डीमन अपने बाएं हाथ को चेक करता है तब उसका हाथ बाइजू ने काट दिया होता है, और वो डीमन बाइजू से बोलता है एक ह्यूमन वॉरियर ने जो कि अपनी 3rd स्टेज पर है उसने मेरा एक हाथ काट दिया, और क्योंकि बाइजू ने अपनी फॉरबिडन टेक्निक ब्लैकलिस्ट का इस्तेमाल किया था इसीलिए उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम हो जाती है और वो अपने मुंह से खून थूकती है और वो नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन तभी हमारे डीमन लॉर्ड भाई साहब वो आगे बढ़ते हैं और बाइजू को हवा में पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं उप्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो मरने वाला था, लेकिन गलती से अब तुम मेरी ही हो। और हमारे डीमन भाई साहब ने गलती से बाइजू के संतरों को पकड़ा होता है, वो ने अभी भी बाइजू के संतरों को पकड़ा होता है, जिसकी वजह से बाइजू चिल्लाते हुए वो को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। लेकिन जोरदार थप्पड़ खाने के बाद भी वो भाई साहब बोलते हैं ये तो बड़ा अमेजिंग था। फिर उसके बाद वो बाइजू से बोलता है हेलो मेरी डियर वाइफ, लेकिन तभी वो डीमन उन्हें बीच में टोकते हुए बोलता है तू कौन है बे और यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन जब वो डीमन वो के मुंह से हेलो मेरी डियर वाइफ सुनता है तब वो बोलता है कि ये कितना ज्यादा प्यारा कपल है, लेकिन अफसोस ये यहाँ पर मरने वाला है। और फिर उसके बाद वो डीमन बाइजू और वो के ऊपर अपने डीमन फिस्ट से अटैक कर देता है। बाइजू उस डीमन फिस्ट को देखकर बोलती है ये बहुत बुरी बात है। और फिर उसके बाद बाइजू वो के सामने आ जाती है और उससे बोलती है मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ और मेरी बात अच्छे से सुनो, तुम्हारा इस फाइट से कोई भी लेना देना नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे अभी हाल ही में बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और फिर उसके बाद वो डीमन बाइजू के ऊपर अपने डीमन फिस्ट से अटैक कर देता है। बाइजू उस डीमन फिस्ट को देखकर बोलती है कि यही मेरा अंत है, क्या मैं यहीं पर मरने वाली हूँ। और फिर हम लोग बाइजू के पीछे वो को स्माइल करता हुआ देखते हैं और तभी जमीन को चीरते हुए कुछ बेले बाहर निकल आती हैं और उन बेलों को देखकर बाइजू और वो डीमन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो बेले एक बड़े से हाथ का रूप ले लेती हैं जो कि उस डीमन के डीमन फिस्ट अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे वो डीमन हद से ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है यहाँ पर इतनी ज्यादा प्योर डिमोनिक वाइन्स कैसे हो सकती है, ये पावर तो किसी डिमोनिक इंसेक्टर की ही है। और फिर उसके बाद वो डीमन वो की तरफ देखते हुए बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये सच में एक डिमोनिक इंसेक्टर है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वो का डिमोनिक हैंड उस डीमन के ऊपर एक फिंगर फ्लिक मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन वहाँ से बादलों को चीरता हुआ गायब हो जाता है, जिसको देखकर डीमन आर्मी के डीमन बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक फिंगर फ्लिक ने उसने हमारे मास्टर को हवा में उड़ा दिया। जिसके बाद वो सारे डीमन चिल्लाकर बोलते हैं ये सब कुछ खत्म हुआ, अब यहाँ से तुरंत वापस भाग चलो। बाइजू वो के डिमोनिक हैंड को देखते हुए बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, एक सिंगल ब्लो में उसने 4th स्टेज के डीमन को हरा दिया, ये मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैंने इस तरह का कोई पावरफुल मैजिक देखा है। और फिर उसके बाद बाइजू अपने मन के अंदर सोचती है क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ उस लड़की ने किया है। लेकिन जब बाइजू पीछे पलट कर देखती है तब वो खून की उल्टियां लगातार करता जा रहा होता है और वो सोचती है नहीं ये लड़का तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद बाइजू भागते हुए वो के पास जाती है और उसे सहारा देकर उससे पूछती है क्या तुम्हें इस फाइट में चोट लग गई है। और वो नौटंकी पेलते हुए बोलता है हाँ बहुत बुरी तरीके से मुझे चोट लगी है। फिर उसके बाद बाइजू वो को अपने सीने से लगा लेती है और उससे बोलती है मुझे माफ कर दो ये सारी मेरी गलती है। लेकिन वो को तो बाइजू के सीने के पास अलग ही ठरक चढ़ रही होती है और वो बोलता है ये तो बहुत मस्त है। फिर उसके बाद बाइजू वो को अपनी गोद में उठा लेती है और उससे बोलती है मुझे कस के पकड़ लो, मैं तुम्हें एकेडमी लेकर चल रही हूँ तुम्हारा इलाज करवाने के लिए। और वो अपनी ठरकी लार बहाते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे ले चलो। फिर उसके बाद अगला सीन एम्पायर का होता है और बाइजू वो को अपने कमरे में ले आती है और उसे अपने बेड के ऊपर लिटा देती है और वहाँ से जाते हुए वो से बोलती है मैं थोड़े से टाइम के लिए बाहर जा रही
रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। वो भाईजाओ को टाटा करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा मेरी प्यारी वाइफ। भाईजाओ पीछे मुड़कर वो से बोलते हैं, तुम किसी अपनी वाइफ कह रहे हो ठरकी। और फिर उसके बाद भाईजाओ वहाँ से चली जाती है और वो भाईजाओ को वहाँ से जाते हुए देखकर अपने मन के अंदर सोचता है, मेरे कपड़े और मेरे बाल पूरी तरीके से गंदे हो चुके हैं, अब मुझे नहाना पड़ेगा और मेरी प्यारी वाइफ के वापस आने से पहले मुझे अच्छी तरीके से तैयार होना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो भाईजाओ के कमरे के अंदर भाईजाओ की खुशबू सूंघने लग जाता है, जिसकी वजह से भाईजाओ को कुछ ज्यादा ही ठरक चढ़ जाती है और वो बेड के ऊपर इधर उधर लौटने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो बोलता है, ये स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन मेरे लिए इतनी काफी नहीं है। और फिर उसके बाद वो भाईजाओ के कम्बल को सूंघने लग जाता है और चिल्लाकर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा खुशबू अच्छी है। फिर उसके बाद अगले दिन रॉयल एकेडमी का होता है और भाईजाओ जहाँ जहाँ से गुजरती है सारे लौंडे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक लड़की भाईजाओ को देखकर उसे रॉयल एकेडमी की पहली आइस क्वीन कह के बुलाती है, क्योंकि भाईजाओ की पावर आइस से रिलेटेड है इसलिए। एक लड़का भाईजाओ को देखकर बोलता है, सीनियर सिस्टर लगातार ताकतवर होती जा रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी पहले स्टेज पर ही पड़ा हूँ, क्या मैं उनके काबिल हूँ या नहीं हूँ। फिर उसके बाद भाईजाओ एकेडमी के प्रेसिडेंट या फिर डीन के कमरे में जाती है और कमरे में जाती है सबसे पहले प्रेसिडेंट को ग्रीट करती है। डीन भाईजाओ से बोलते हैं, तुम कह रही हो कि एक इंसेक्टर लेवल के डीमन ने फाइट के बीच में इंटरप्ट किया था और प्रेसिडेंट का नाम जाओ ही होता है, जो कि एम्पायर के रॉयल एकेडमी के प्रेसिडेंट या फिर डीन है। भाईजाओ डीन को बताती है कि उस डीमन ने बैटल को जीतने में मेरी मदद की, कैसा हो सकता है कि वो मदद उस डीमन की कोई चाल हो। मॉन्स्टर और डीमन सारे सब एक अलायंस में थे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जो कि आसानी से सॉल्व हो सकता है, खासकर एक डीमन इंसेक्टर के लिए। हमें उसके ऊपर कई अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। डीन भाईजाओ से बोलते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डीमन हमारे एम्पायर के अंदर घुसपैठ कर रहा हो और हमें इसके बारे में कोई भी भनक ना हो। भाईजाओ चिल्लाकर डीन से बोलती है, अगर कोई ऐसी चीज है तो फिर ये काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। फिर उसके बाद डीन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं, ये मैटर के पीछे हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगा। फिर उसके बाद डीन वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तब तक के लिए तुम और वाइस प्रेसिडेंट नए स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए जिम्मेदार हो। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर भाईजाओ के घर पर चला आता है और हम लोग वो को तैयार होते हुए देखते हैं। वो अपने बालों को सेट करते हुए बोलता है, नहाने के बाद मुझे काफी ज्यादा तरोताजा महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद वो बोलता है, ये एम्पायर काफी ज्यादा अमीर है, मेरी वाइफ के पास जो कुछ भी है वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का है। फिर उसके बाद भाईजाओ अपने घर में आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम अभी भी घर पर हो। भाईजाओ की आवाज सुन के वो जल्दी से खम्भे के पास खड़ा हो जाता है और दोबारा से बीमारों वाली एक्टिंग शुरू कर देता है और भाईजाओ से बोलता है, हाँ मैं यहीं पर हूँ। भाईजाओ वो के हैंडसम चेहरे को देखकर शर्माने लग जाते हैं और बोलते हैं, इसे अचानक से क्या होगा, ये अचानक से इतना हैंडसम कैसे बन गया। और फिर उसके बाद वो भाईजाओ के मजे लेते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम मेरी ब्यूटी को देखकर शर्मा गई, क्या मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ कि तुम मेरी बॉडी को छूने के लिए तरस रही हो, लेकिन ये इतनी जल्दी से और आसानी से नहीं होगा, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाईजाओ काफी क्यूट तरीके से वो से बोलते, कोई भी तुम्हारी बॉडी के लिए तरस नहीं रहा है ठरकी, तुम हैंडसम भी नहीं हो, तुम कुछ ज्यादा ही अपने बारे में सोच रहे हो। जिससे वो अपने सीने के ऊपर हाथ रख लेता है और बोलता है, आह बहुत जोर से चोट लगी है मुझे। जिससे भाईजाओ भागते हुए वो के पास चले जाते हैं और उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें दोबारा से दर्द होने लगा है। लेकिन वो भाईजाओ का हाथ पकड़ लेता है और पाउट करते हुए भाईजाओ से बोलता है, तुमने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे दोबारा से दर्द होने लगा है। भाईजाओ दोबारा से क्यूट एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है, गंदा तुम बेशरम हो, और अपने मन के अंदर सोचती है, ये काफी ज्यादा अजीब है, अगर कोई दूसरा इंसान मेरे साथ ऐसा करता तो मैं अब तक उसका मिक्सी में जूस बना के पी जाती, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसके सामने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और मैं उसके लिए इतने ज्यादा गॉर्जियस क्यों। क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ तब चोट लगी थी जब वो मुझे सेव कर रहा था। फिर उसके बाद भाईजाओ बोलते हैं, शायद से मुझे गिल्टी फील नहीं होगा अगर मैं उसे कंपनसेट करती हूँ। लेकिन तभी भाईजाओ बोलते हैं, एक सेकंड के लिए रुको, वो अचानक से बैटल फील्ड में कहाँ से आ गया। और फिर उसके बाद वो जो डीमन जो मुझसे ज्यादा ताकतवर था वो मारा गया। और फिर उसके बाद भाईजाओ का शक वो के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है और भाईजाओ बोलते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का ही वही डीमन है जो कि हमारे एम्पायर के अंदर घुसपैठ कर रहा है। भाईजाओ अपना सर वो के सामने झुकाती है और उससे बोलती है, मेरा नाम भाईजाओ है और मैं रॉयल एकेडमी के एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता है और क्या तुम अपने बारे में मुझे बताना नहीं चाहोगे। और भाईजाओ ये सब बोलते हुए अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज भी कर रही होती है। वो भाईजाओ के हाथों की तरफ देखता है और सोचता है, लगता है मेरी प्यारी वाइफ मुझे डीमन स्पाई समझ रही है। फिर उसके बाद वो भाईजाओ को बताता है, मेरा नाम वो जियो है और मैं पहाड़ों से एक छोटे से गाँव यहाँ पर आया हूँ। मैंने हमेशा कोई ऐसा बनने के बारे में सोचा है जिसको अपनी लाइफ के ऊपर फक्र हो, इसीलिए मैं हजारों मील दूर से यहाँ पर आया हूँ ताकि एकेडमी के अंदर एडमिशन ले सकूँ। और मेरी फैमिली भी इतनी ज्यादा अमीर नहीं है, इसीलिए मैं कुछ बड़ा बनकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। भाईजाओ बोलते, इसकी बातों से ये कोई स्पाई नहीं लगता है, ये बस एक ऐसा पर्सन है जो कि अच्छी लाइफ जीना चाहता है। और फिर उसके बाद भाईजाओ वो की तरफ देखते हुए सोचती है, शायद से मुझे इसकी मदद करनी चाहिए एकेडमी के अंदर एडमिशन दिलवाने के लिए। फिर उसके अगले दिन भाईजाओ वो को एकेडमी में ले जाती है उसका एडमिशन करवाने के लिए और वो से बोलती
बोलती है अगर तुम्हारे रिजल्ट बुरे नहीं आए तो फिर तुम पक्का एकेडमी के अंदर एडमिशन ले लोगे और कल से तुम क्लासेस भी लेना शुरू कर सकते हो और इसे तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कस के बाइजाओ को गले लगा लेता है और उससे बोलता है मुझे नहीं पता था कि मेरी फायरी वाइफ मेरे लिए इतना सब कुछ करेगी मुझे एकेडमी के अंदर एडमिशन दिलवाने के लिए और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। और फिर उसके बाद वो अपनी लहर बहाते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं हमेशा अपनी वाइफ के साथ रहूंगा। बाइजाओ वो को खुद से दूर करते हुए बोलते तुम मुझे अभी भी अपनी वाइफ क्यों बुला रहे हो और स्कूल में ऐसी चीजें मत कहो जो कि शर्मनाक होती हैं। और वो बाइजाओ से बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें एकेडमी के अंदर वाइफ नहीं बुलाऊंगा बल्कि बाहर बुलाऊंगा। और बाइजाओ वो से बोलती है नहीं तुम मुझे बाहर भी वाइफ नहीं बुला सकते हो। फिर उसके अगले सीन में बाइजाओ एकेडमी के अंदर चल रही होती है और वो उसके पीछे चलते हुए बोलता है वाइफ मेरे लिए रुको और इस बंदे की स्माइल देखो यार कहाँ पर जा रही है। फिर उसके बाद एकेडमी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की नजर बाइजाओ और वो के ऊपर पड़ती है और फिर उसके बाद वो सारे लोग एक साथ बोलते हैं सिस्टर बाइजाओ किसी आदमी के साथ चल रही होती है। लड़के वो को देखकर बोलते हैं साले ने मेरी परी को मुझसे छीन लिया और लड़कियां वो को देखकर बोलती हैं हाय दैया ये कितना ज्यादा हैंडसम है। और एक लड़का बाइजाओ को वो के साथ देखकर बोलता है इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई सिस्टर बाइजाओ को इतने ज्यादा क्लोज जाने की, अब मैं सब कुछ ब्रदर मैन को बता दूंगा। फिर उसके बाद अगला सीन टेस्ट रूम का होता है और टेस्ट रूम के अंदर काफी ज्यादा भीड़ होती है। वहाँ का टेस्टर बोलता है तुम लोगों को इस स्टोन के ऊपर हाथ रखना है और फिर उसके बाद ये स्टोन बता देगा कि तुम लोगों की स्टेज और लेवल क्या है। वो टेस्ट रूम के अंदर इतने सारे लोगों को देखकर बोलता है यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। बाइजाओ उससे बोलती है क्या तुम्हें पता है कि ये काम कैसे करता है। लेकिन वो बाइजाओ से बोलता है लेकिन उससे पहले हम लोगों को लाइन लगानी पड़ेगी ना। बाइजाओ उससे बोलते तुम मेरे साथ चल रहे हो इसलिए तुम्हें लाइन लगने की जरूरत नहीं है। जिससे सारे लोगों की नजर दोबारा से बाइजाओ और वो के ऊपर पड़ती है और वो लोग बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा लकी है जो कि वो बाइजाओ के साथ चल रहा है इसीलिए उसे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस लड़के का रिश्ता क्या है सिस्टर बाइजाओ के साथ। और वो उन लोगों के जले के ऊपर नमक छिड़कने के लिए उन्हें पीछे मुड़कर चिढ़ाने लग जाता है जिससे उन सारे लोंडों की जल जाते हैं और वह सभी वो के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं और उसे बोलते हैं तेरी माँ की नाकी साकी। लेकिन कुछ लौंडे उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं भाई भाई शांत हो जाओ यार। फिर उसके बाद बाइजाओ उस टेस्ट लेने वाले के पास जाते हैं और उसे बोलती है टीचर लिन मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले इस लड़के का टेस्ट लें। टीचर लिन बाइजाओ से बोलते हैं तो फिर क्या यही वो स्टूडेंट है जिसको तुमने चूज किया और ये बात तुम जानती होगी कि तुम एक साल के अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को चूज कर सकती हो। और फिर उसके बाद टीचर लिन वो से बोलते हैं तुम इस स्टोन को पकड़ो और फिर उसके बाद ये स्टोन बता देगा कि तुम्हारा पावर लेवल क्या है। और फिर उसके बाद वो बड़े स्टाइल से उस स्टोन को पकड़ता है लेकिन कुछ भी नहीं होता जिससे वो भी हैरान हो जाता है और उस स्टोन को बार बार अलग अलग तरीकों से पकड़ता है। सिस्टर बाइजाओ बोलती है क्या ये स्टोन सच में टूटा हुआ है कि रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है। टीचर लिन उन लोगों से बोलते हैं ये स्टोन टूटा हुआ नहीं है इस लड़के के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है और अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं है तो फिर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और रूल सबके लिए सेम रहते हैं, रूल कभी किसी के लिए बदलते नहीं है। जिससे भीड़ के अंदर सारे लौंडे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इसके पास तो कोई भी टैलेंट ही नहीं है, इसे भले ही रिकमेंड किया गया है लेकिन फिर भी इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। जिससे बाइजाओ भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलती है इसके पास कोई टैलेंट कैसे नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद बाइजाओ वो से बोलती है वो मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ इस अकेडमी के अंदर एडमिशन दिलाने के लिए। और दूसरी तरफ वो बोलता है ये काफी ज्यादा अजीब है और फिर उसके बाद दोबारा से टेस्ट देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है क्या मैं इसे दोबारा यूज कर सकता हूँ। जिससे एकेडमी के सारे लौंडे बखला जाते हैं और वो बोलते हैं तू दोबारा टेस्ट नहीं दे सकता है भले तुझे रिकमेंड किया गया है। बाइजाओ भी टीचर लिन से बोलती है टीचर लिन प्लीज वो को दोबारा टेस्ट देने दीजिए। टीचर लिन बोलते हैं ये यूजलेस है, ये स्टोन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन वो टीचर लिन के हाथों से उस स्टोन को छीन लेता है और अपने मन के अंदर सोचता है मेरे नीचे आने से पहले मैंने अपने आप को पूरी तरीके से टाइटली सील कर लिया था और मुझको पूरी तरीके से सील करने के लिए कम से कम 108 सील लगी थी और तुम लोगों ने सुना 108 सील लगी थी। और फिर उसके बाद वो बोलता है लेकिन ये बेकार सा स्टोन मेरी पावर को क्या मैनेज करेगा। और फिर उसके बाद वो अपने एक सील को अनलॉक करते हुए बोलता है एक सील को अनलॉक करने से ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। और फिर उसके बाद वो जैसे ही अपनी सील को अनलॉक करता है तब उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लग जाती है और वो की पावर की वजह से वो स्टोन काफी ज्यादा चमकने लग जाता है जिससे सारे लोग अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो की पावर की वजह से वो स्टोन बीच से क्रैक हो जाता है और 2 टुकड़ों में पड़ जाता है जिससे उन सारे लोगों की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो बोलते हैं ये तो दोनों टाइप के मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, वार मेज भी और स्पेल कास्टर भी, ये दोनों तरह के टैलेंट को अचीव कर सकता है। टीचर लिन उस टूटे हुए स्टोन की तरफ देखकर बोलते हैं ये तो एक पक्का रेयर जीनियस है। बाइजाओ वो की तरफ देखते हुए सोचती इसका टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ तक कि ये दोनों क्लासेस को कल्टीवेट कर सकता है। लेकिन वो स्टोल पहले काम क्यों नहीं किया था। ये लड़का पक्का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और हम लोग दूसरी तरफ वो को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा है एक सेकंड मैंने तो बस अपनी छोटी सी कल्टीवेशन को अनलॉक किया और जिसको देखकर ये सारे लोग बौखला गए। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो फिर मैं अपनी सील ही न ओपन करता, बस थोड़ी सी सील ओपन करता। और फिर उसके बाद टीचर लिन ऐलान कर देते हैं कि वो को एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल गया है और वो कल से क्लासेस को अटेंड कर सकता है और वो को जीनियस क्लास के अंदर डाला गया है। और यह जानकारी के लिए बता दूं कि जीनियस क्लास की
टीचर बाइजाओ है, यानी कि हमारी सिस्टर बाइजाओ। और फिर उसके बाद वो बाइजाओ से पूछता है क्या हुआ डियर वाइफ, तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों नहीं लग रही हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। बाइजाओ वो से बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। और फिर उसके अगले सीन में बाइजाओ वो को एक घर के पास ले जाते हैं और उससे बोलती है जीनियस क्लास के हर स्टूडेंट को ये घर दिया जाता है और अब से तुम यहीं पर रहोगे। लेकिन वो बाइजाओ का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है लेकिन मेरी डियर वाइफ क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर नहीं रहोगी। लेकिन बाइजाओ वहाँ से जाते हुए बोलती है कौन तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना चाहता है और मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। लेकिन वो बाइजाओ को फ्लाइंग किस देते हुए बोलता है तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और बाइजाओ के जाने के बाद वो सीरियस होकर बोलता है क्या तुम लोग अभी भी छुपे रहोगे, तुम लोग बाहर क्यों नहीं आते हो। और वो इतना बोलने के बाद हम लोग देखते हैं कि जंगल के अंदर से 3 लोग बाहर निकलते हैं और वो बोलते हैं जैसा कि हमने एक जीनियस से एक्सपेक्ट किया था तुमने वैसा ही किया। और फिर उसके बाद वो तीनों वो से बोलते हैं तुम्हारा सिस्टर बाइजाओ के साथ काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इससे हमारे पास काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि हम तुम्हें बीच से फाड़ दें। और फिर उसके बाद वो तीनों एक साथ वो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है वापस जाओ और अपने बॉस से कह देना। और वो के पावर के प्रेशर से वो तीनों हैरान होकर वहीं पर रुक जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ होता है जो कि उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। और फिर वो उन तीनों से बोलता है कि सिस्टर बाइजाओ मेरी है, उसे कोई भी छू नहीं सकता है। और फिर उसके बाद वो बड़ा सा हाथ उन तीनों को पकड़ लेता है और उन्हें उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर उसके अगले दिन हम लोग देखते हैं सिस्टर बाइजाओ जीनियस क्लास की क्लास ले रही होती है और सिस्टर बाइजाओ उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को शाम को एक टेस्ट देने की जरूरत है और इस बात को भूलना मत। और अकेडमी के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये टेस्ट देने की जरूरत है। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पर बैठा सो रहा होता है। फिर उसके बाद बाइजाओ उन लोगों से बताते हैं कि उन लोगों का टेस्ट वुडन डॉल्स है, जिससे एक बंदा हैरान होकर बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट है। और एक बंदा बोलता है हर किसी को ये टेस्ट देने की जरूरत क्यों है। दूसरा बंदा बोलता है ये सबसे ज्यादा मुश्किल टेस्ट है जो कि इस अकेडमी में है। और इन सबके चिल्लाने की वजह से वो की नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है। सिस्टर बाइजाओ उन लोगों से बताते हैं ये टेस्ट देने की वजह से हम लोग तुम लोगों की करंट पावर और पोटेंशियल का पता लगा लेंगे। और इस टेस्ट में टोटल 9 फॉर्मेशन होगी और हर किसी को 3rd फॉर्मेशन को पार करना ही पड़ेगा। और अगर कोई उस फॉर्मेशन को पार नहीं करता है तो फिर उसे इस अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद सिस्टर बाइजाओ वहाँ से चली जाती है और वो सिस्टर बाइजाओ की तरफ देखते हुए सोचता है मेरी वाइफ तो काफी ज्यादा ऑसम है। और फिर उसके बाद सिस्टर बाइजाओ उन सारे लोगों को एक्सरसाइज रूम में लेकर आती हैं और उन लोगों से बोलती हैं हर कोई अपनी अपनी जगह ले लो। और हम लोग देखते हैं उस जगह में एक मशीन लगी होती है जिसके अंदर से धड़ाधड़ वुडन डॉल्स बाहर निकल रही होती हैं। और सिस्टर बाइजाओ उन लोगों से बोलती है इस जगह में अंदर कम से कम 1000 से भी ज्यादा डॉल्स होंगी और हर डॉल के अंदर उसके सोचने समझने की शक्ति है और वो किसी के ऊपर भी अपनी तरफ से अटैक कर सकती हैं। और इसके अलावा हर एक डॉल अगले राउंड में और ज्यादा ताकतवर होती जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग उस जगह के पपेट टीचर की युजुआन को देखते हैं। और फिर उसके बाद पपेट टीचर उस मशीन को शुरू कर देते हैं और उन लोगों से बोलते हैं तुम लोग तैयार हो जाओ और हर कोई नंबर से जाना, कोई आगे पीछे मत जाना। फिर उसके बाद सिस्टर बाइजाओ पीछे मुड़कर बोलती है सबसे पहले नंबर किसका है। वो सारे लोग आपस में डर रहे होते हैं और बोलते हैं पहला नंबर मेरा है मेरा है। लेकिन तभी एक मर्द अपना हाथ उठाता है और बोलता है पहला नंबर मेरा है सिस्टर बाइजाओ जी जियोंग जी का। और इस मर्द के छाती के बाल अनिल कपूर से मैच करते हैं, इसलिए ताली बजाओ। और फिर उसके बाद वो मर्द फॉर्मेशन के बीच में खड़ा हो जाता है और टेस्ट शुरू हो जाता है। वो डॉल्स भूखे भेड़िए की तरह हमारे मर्द के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मर्द अपनी जी जान लगाकर उनसे फाइट कर रहा होता है। और हमारा मर्द इसी तरह से फाइट करते हुए सेकंड राउंड को पार कर ले जाता है। क्लास के सारे बंदे बोलते हैं जियोंग जी तू ही हमारा मर्द है, तू शेर है शेर, तू कर सकता है। और वो उन सारी फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है क्या ये सारी वो फॉर्मेशन नहीं है जिनके साथ मैं बचपन में खेला करता था, लेकिन ऐसी कोई चीज एकेडमी टेस्ट के लिए कैसे बन सकती है। और हर कोई ये क्यों सोचता है कि इसे पार करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हमारा मर्द इतनी मुश्किल से और इतनी बुरी तरीके से पिट क्यों रहा है। और फिर उसके बाद वो आगे बोलता है लेकिन जब मैं 6 साल का हुआ था तब मुझे सब कुछ पता चल गया था और मैं इस फॉर्मेशन को आराम से कंट्रोल कर सकता था। और हम लोग दूसरी तरफ अपने मर्द को देखते हैं जो कि अपनी मर्दानी दिखाते हुए 4th स्टेज को पार कर ले जाता है। और फिर उसके बाद हमारा मर्द अपनी स्टेज पर आ जाता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे झेल नहीं सकता हूँ, ये लोग ताकतवर होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वो डॉल्स हमारे मर्द के ऊपर अटैक कर देती है और उसे फॉर्मेशन से बाहर फेंक देती हैं। फिर उसके बाद सिस्टर बाइजाओ बोलते हैं जियांग जी ने 3rd स्टेज को पार कर लिया, इसीलिए इसका रियलम 3rd स्टेज का है। बाइजाओ आगे बोलते हैं इस बार क्लास का लेवल काफी ज्यादा कमजोर है, ये लोग तो 4th स्टेज को भी पार नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद बाइजाओ पीछे मुड़ती है और बोलती है अगला नंबर किसका है, जल्दी से आओ। फिर उसके बाद वो अपने दांत दिखाते हुए बोलता है मेरी वाइफ मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। लेकिन तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और बोलता है सिस्टर बाइजाओ मैं हूँ अगला नंबर। और फिर उसके बाद सिस्टर बाइजाओ और सारे लोग पीछे मुड़कर बोलते हैं ये तो उसकी आवाज है। और फिर उसके बाद सिस्टर बाइजाओ बोलती है अगर ये स्टेज में गया तो फिर ये कम से कम 5th स्टेज को पार कर ही लेगा। और फिर उसके बाद क्लास के सारे लौंडे उस लड़के के बारे में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये तो की हांग वाई है और ये हमारी क्लास का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। और सिस्टर बाइजाओ और ये दोनों काफी ज्यादा करीब भी हैं। और फिर उसके बाद हांग वाई सिस्टर बाइजाओ के पास चला जाता है, जिसकी वजह से वो के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है ये दोनों एक दूसरे को इतने लंबे टाइम तक कैसे जान सकते हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। ये
बुरा है, मेरी सिक्स्थ सेंस मुझसे बोल रही है कि ये बंदा मेरी वाइफ और मेरी लाइफ के खुशहाल पलों में उंगली करेगा। और फिर उसके बाद वो सनकते हुए बोलता है, साले कमीने, अगर तूने मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी बुरा सोचा तो फिर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। और फिर उसके बाद हांग वई भी फॉर्मेशन के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और उसका टेस्ट भी शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद वो सारे डॉल्स हांग वई के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन हांग वई अपने पंखे की मदद से उनके ऊपर एक ही अटैक करता है और वो सारी डॉल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पपेट टीचर बोलते हैं, ये लड़का ही मेरा भतीजा है। एक बंदा बोलता है, हांग वई ने अपने एक ही स्लैश में फर्स्ट फॉर्मेशन को खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद सेकंड राउंड शुरू हो जाता है और हांग वई मुस्कुराते हुए बाइजाओ की तरफ देखता है, जिससे वो की दोबारा जल जाती है और वो बोलता है, साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की तरफ मुस्कुराते हुए देखने की। और फिर उसके बाद हांग वई उन डॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, सिस्टर बाइजाओ, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ। और फिर उसके बाद हांग वई लगातार उन डॉल्स को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है और सिस्टर बाइजाओ बोलती है, उसने फिफ्थ फॉर्मेशन को पास कर लिया है, उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हार्ड है, अगर वो इसी तरह से चलता रहा तो फिर वो फ्यूचर में सिक्स्थ फॉर्मेशन को भी पास कर लेगा। हांग वई का टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है, उसने अपने फिफ्थ रियलम को पास कर लिया और वो सिक्स्थ स्टेज पर पहुंच गया है। और वो बेचारा जलते हुए बोलता है, सीरियसली ये तो कुछ ज्यादा नहीं है। और फिर उसके बाद कुछ बंदे हांग वई के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, जैसा कि हमने मास्टर की से उम्मीद की थी, आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और फिर उसके बाद हांग वई वो को उंगली करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बारी है, मुझे दिखाओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। और वो हांग वई से बोलता है, अब मुझे पता चला तुम सब लोग मेरे पीछे ही पड़े हो। हांग वई वो से बोलता है, तो तुम ही वो जीनियस हो जिसको बाइजाओ पसंद करती है। चलो फिर देखते हैं कि तुम इस टेस्ट के अंदर क्या क्या कर सकते हो, तुम कहां तक जा सकते हो। सिस्टर बाइजाओ पीछे मुड़कर हांग वई से बोलते हैं, हांग वई तुम क्या कह रहे हो, ये एक टेस्ट है, कोई कंपटीशन नहीं है। हांग वई बोलता है, सिस्टर बाइजाओ आप इसके टैलेंट के बारे में जानती हैं, आप इसके पास दोनों टैलेंट है, ये वॉर मैजिक और स्पेल कास्ट दोनों कर सकता है। और ये बात हर कोई जानता है कि एक बैटल मेज के पास यूनिक मेथड होता है कल्टीवेट करने का, नहीं तो ये अपनी फर्स्ट स्टेज को भी पार नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद वो वहां से जाने लग जाता है तो हांग वई अपना कंधा वो से टकराता है और उससे बोलता है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितनी ज्यादा वुडन बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इससे तो अच्छा यही होगा कि तुम्हारे जैसे किसी कचड़े को हमारी एकेडमी से बाहर फेंक दिया जाए, इससे पहले कि तुम हमारी एकेडमी के रिसोर्स को इस्तेमाल करो और उन्हें जाया करो। और फिर उसके बाद क्लास के सारे लोग भी वो के बारे में बुरी बुरी बातें करने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद हांग वई बोलता है, किसी को भी ऐसे कचड़े की जरूरत नहीं है जो कि रिसोर्सेज को बर्बाद करे, इससे अच्छा तो यही होगा कि इसे हमारी एकेडमी से लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन तभी वो अपना हाथ बढ़ाता है और हांग वई के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे बोलता है, एक मिनट रुको, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी बेट लगाना चाहते हो। हांग वई बोलता है, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो कि जितनी मैंने स्टेज पास की है तुम भी उतने स्टेज पास करोगे। हांग वई आगे बोलता है, तुम भले ही 9th फॉर्मेशन को पास कर जाओ, लेकिन तुम क्या करोगे अगर तुम कल्टीवेट ही नहीं कर सकते हो। वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है, क्योंकि एकेडमी के अंदर मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और फिर उसके बाद वो हांग वई को पीछे धक्का दे देता है। हांग वई बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई रेयर मेथड है जिसकी वजह से तुम कल्टीवेट करते हो। वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मर जाऊंगा, या फिर तुम इस बात से डर रहे हो कि तुम मुझसे बेट हार जाओगे। फिर उसके बाद हांग वई वो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, चलो ठीक है, देखते हैं तुम अपने सिटी मेथड के साथ कितनी दूर जा सकते हो। मैं तुमसे माफी मांगूंगा अगर तुमने उतनी ही फॉर्मेशन पास की जितनी मैंने की, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर तुम एकेडमी को तुरंत छोड़ दोगे, अभी के अभी। भाईजान वो से बोलते हैं, तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे बहुत ज्यादा बेकार चीज है ये। फिर उसके बाद हांग वई टीचर बाइजाओ से बोलता है, बाइजाओ अब इस टेस्ट को शुरू करिए, हम लोग देखना चाहते हैं कि वो क्या कर सकता है। फिर उसके बाद वो फॉर्मेशन की तरफ जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं इस बेट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुमसे ज्यादा फॉर्मेशन पास की तो फिर तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझे ग्रैंडपा बुलाओगे। और फिर उसके बाद हांग वई पीछे मुड़कर पपेट टीचर की तरफ देखता है और बोलता है, तुम फिर पक्का हारोगे। और फिर उसके बाद पपेट टीचर फॉर्मेशन के हार्ड लेवल को बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद वो का टेस्ट शुरू हो जाता है और वो डॉल्स पगला जाती है और पागलों की तरह वो के ऊपर अटैक करने लग जाती हैं। हांग वई हंसते हुए बोलता है, ये टेस्ट प्रूव कर देगा कि वो हमारी एकेडमी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। सिस्टर बाइजाओ वो को चेयर करते हुए बोलते हैं, वो मैं ये जानती हूँ कि तुम कर सकते हो, जाओ ये करके दिखा दो। और फिर उसके बाद हांग वई बोलता है, तुमने सच में आज मेरे साथ शर्त लगाई है, अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हम दोनों के बीच में क्या अंतर है। और फिर उसके बाद एक बंदा बोलता है, पता नहीं क्यों लेकिन अचानक से वो डॉल्स काफी ज्यादा तेज फास्ट कर रही हैं। और फिर उसके बाद हांग वई बोलता है, आज वो जियो फर्स्ट फॉर्मेशन को भी पास नहीं कर पाएगा। और हम लोग देखते हैं वो वुडन डॉल्स पागलों की तरह वो के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ रही होती हैं। सिस्टर बाइजाओ वो से बोलती है, वो तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है। और बाइजाओ के चेयर करने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मेरी प्यारी वाइफ मेरे लिए वोट कर रही है और मुझे मोटिवेट कर रही है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद वो डांस करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आज अपनी वाइफ को दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ। और फिर उसके बाद मेरी वाइफ मेरे प्यार में पड़ जाएगी। और फिर उसके बाद वो नाचते हुए फर्स्ट फॉर्मेशन को बड़े आराम से पास कर ले जाता है। बाइजू बोलती है, मेरे वो को देखो, वो कितने मजे से उस फॉर्मेशन के अंदर फाइट कर रहा है नाचते हुए। और वो की पावर को देखकर हांग वई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे से लोग बोलते हैं, उसमें सच में टैलेंटेड है। और फिर उसके बाद हांग वई चिल्लाते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद करो, ये सिर्फ पहली फॉर्मेशन है और इसके आगे वाली फॉर्मेशन में उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो हार जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग वो को
देखते हैं जो कि अपने हाथों से बाइजो को आई लव यू बोलता है और उससे बोलता है डियर क्या मैंने अच्छा किया, जिससे बाइजो शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। और हम देखते हैं हांग वई अपने अंकल से बोलता है उसे मार दो। अंकल पूछते हैं तुमने क्या कहा? हांग वई बोलता है मैंने कहा कि उसे मार दो। और फिर उसके बाद पपेट टीचर एक स्पेशल बटन दबाते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो मस्त नाच रहा होता है, लेकिन तभी पपेट्स उसके ऊपर हमला कर देती हैं और बोलती हैं वो को एलिमिनेट करो। और इस बार डॉल की स्पीड के साथ साथ उनकी पावर भी बढ़ गई होती है, जिससे सिस्टर बाइजो हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं अचानक से वो सारी डॉल्स इतनी ज्यादा स्पीड और तेज कैसे हो गई और उनकी पावर भी बढ़ गई है। और फिर उसके बाद बाइजो पीछे मुड़कर बोलती है इसे रोकने का तरीका ढूंढो नहीं तो वो मर जाएगा। पपेट टीचर बोलता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। और फिर उसके बाद हांग वई बाइजो से बोलता है ये यूजलेस है, अगर वुडन अरे फॉर्मेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर ये किलिंग अरे बन जाती है। अब वो को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं और देखने से ऐसा लगता है कि मैं ये शर्त जीत गया हूँ। बेचारा ब्रदर वो काफी ज्यादा यंग था लेकिन बेचारा मारा गया। लेकिन बाइजो वो को बचाने के लिए उस सारे फॉर्मेशन में जाने लग जाती है उसका नाम चिल्लाते हुए। और फिर उसके बाद बाइजो उस सारे फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है और बोलती है वो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। और फिर उसके बाद बाइजो बोलती है वो तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हो। लेकिन तभी वो डॉल्स बाइजो को भी देख लेती हैं और उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन बाइजो के ऊपर अटैक होने से पहले वहाँ पर वो आ जाता है जो कि बाइजो की कमर में हाथ डाल के उसे अपने पास चिपका लेता है। और फिर वो बाइजो से बोलता है क्या मेरी क्यूट वाइफ मेरे लिए परेशान हो रही थी और वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आई है और मैं काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ। बाइजो क्यूट सा फेस बना लेती है और वो से बोलती है सबसे जरूरी चीज ये है कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। और हम लोग देखते हैं वो सारे डॉल्स बाइजो और वो के ऊपर अटैक करने वाली होती हैं, लेकिन वो हंसते हुए बोलता है ब्रदर की क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो, वो भी इन डॉल्स की पावर के साथ। और फिर उसके बाद वो बाइजो से बोलता है मेरी प्यारी वाइफ देखो मैं इन सबको कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। और फिर उसके बाद वो अपनी फुल स्पीड से उन डॉल्स के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और वो की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा होती है कि बाइजो उसे देखकर हैरान हो जाती है। और फिर उसके बाद वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी आरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि वहाँ पर कंट्रोल पैनल भी टूट जाता है। और फिर उसके बाद क्लास के बंदे वो की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं देखो इसके ऊपर यकीन हो रहा है, लेकिन वो 7th फॉर्मेशन को पास करके यहाँ पर आ रहा है। एक बंदा बोलता है हाँ उसने हांग वई से 2 स्टेज ज्यादा पार की है। और फिर उसके बाद वो हांग वई से बोलता है ग्रैंडपा यहाँ पर है, जल्दी से आओ और उन्हें बो करो। और दूसरी तरफ हांग वई घबराते हुए सोचता है उसने सच में मुझसे 2 हायर लेवल की स्टेज पार कर ली है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझसे इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे है। कि हांग वई के पीछे कुछ लड़के डिस्कशन कर रहे होते हैं ब्रदर वू से हार गए, क्या वो सच में ब्रदर वू के सामने झुककर उसे अपना ग्रैंडपा कहेंगे। एक बंदा बोलता है ये तो काफी ज्यादा फनी होगा। और फिर उसके बाद हम लोग हांग वई को देखते हैं जो कि बोलता है मैं सच में हार गया। और फिर उसके बाद हांग वई पीछे हटते हुए वो से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं अपने घुटनों पर बैठकर तुम्हें अपना ग्रैंडपा कहूंगा? अगर ये होगा तो सिर्फ तुम्हारे सपनों में होगा। वो जियो मैं इस हार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन तभी हांग वई को अचानक से डर महसूस होने लग जाता है और वो उससे बोलता है हांग वई क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो? और फिर उसके बाद हांग वई घबराते हुए पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? और वो हांग वई के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है अब बेवकूफों की तरह एक्ट करना बंद कर दो। हांग वई पीछे मुड़कर बोलता है क्या तुम ये सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें ग्रैंडपा कहूँ? पपेट टीचर बोलते हैं बच्चे चलो इस शर्त को भूल जाते हैं। वो बोलता है मैं इस शर्त को भूल जाऊँ? क्या वो इस शर्त को भूल जाता अगर मैं हार गया होता? ये बिल्कुल सही है, वो ऐसा कभी भी नहीं करता। और लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं उसे भूल जाऊं और उसे माफ कर दूं। पपेट टीचर बोलते हैं ये सिर्फ बच्चों का खेल था और क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में इतना दूर जाना चाहते हो? मैं एक एल्डर और पपेट टीचर हूँ, अगर तुम पैसा और फेम चाहते हो तो फिर हमारी की फैमिली तुम्हें सब कुछ देगी। एक बंदा बोलता है की फैमिली हमारे एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा फेमस है और टीचर की ने उसे ऑफर दिया है, वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, क्या ब्रदर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? एक बंदा बोलता है अगर ब्रदर की ने सच में ब्रदर वो को अपना ग्रैंडपा कहा तो फिर की फैमिली के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक बात होगी। वो बोलता है बूढ़े आदमी इसमें टांग मत अड़ाओ, तुमने ये खुद कहा है कि ये बच्चों का खेल है तो फिर सिर्फ एक साइड हटे होकर सिर्फ खड़े होकर देखते रहो। पपेट टीचर चिल्लाते हुए बोलते हैं ठीक है क्या तुम सच में इसी बात पे अड़ो रहोगे कि हांग वई तुम्हें अपना ग्रैंडपा कहे? वो हांग वई से बोलता है अब देर मत करो, क्या तुम डर गए हो ये सब सोचकर? और हांग वई के पीछे खड़े बंदे बोलते हैं ब्रदर की ने पहली बार हार का सामना किया, ये कितना ज्यादा शर्मनाक है। और फिर उसके बाद हांग वई वो के ऊपर अपने फैन से अटैक कर देता है, लेकिन तभी सिस्टर बाइजो आगे बढ़ती है और वो को अपनी आइज से बचा लेती हैं और पपेट टीचर से बोलती है टीचर की मुझे लगता है कि हमें इन दोनों की शर्त को पूरा कर देना चाहिए। पपेट टीचर बाइजो से बोलते हैं यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारा भी मजाक बनेगा अगर तुमने प्रॉमिस को तोड़ा, क्या होगा अगर मेरे भतीजे ने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया? बाइजो बोलती है मेरी क्लास कभी भी ऐसे बच्चों को अपनी क्लास के अंदर नहीं लेगी जो कि अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं। और पीछे वो ताली बजाते हुए बोलता है जैसे कि मेरी प्यारी वाइफ से उम्मीद थी, वो अपने हस्बैंड का साथ दे रही है जब उसका हस्बैंड खतरे में है। और फिर उसके बाद पपेट टीचर बाइजो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं बाइजो तुम इस बात को मत भूलो कि तुम हमारी की फैमिली की फियांसे हो और अगर हमारी की फैमिली की बेइज्जती होती है तो फिर तुम भी इसे इफेक्ट करती हो। और क्या तुम हमारी की फैमिली की साइड लोगी या फिर किसी बाहर वाले की? और की फैमिली की फियांसे वाली बात सुन के वो को काफी बड़ा झटका लगता है जिससे वो हैरान हो जाता है। हांग वई बाइजो से बोलता है सिस्टर इन लॉ क्या आप वहीं पर खड़ी होकर ये देखते रहेंगे कि मेरी बेइज्जती हो रही है? हम दोनों की फैमिली ने शादी
शादी तब की थी जब लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड स्नो हुआ था। और लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड स्नो का नाम सुनकर बाइजो को काफी बड़ा झटका लगता है और बाइजो बोलते हैं उसका नाम मत लो। और फिर उसके बाद वो की नजर बाइजो के हाथ के ऊपर पड़ती है तो बाइजो का हाथ जमने लग जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग छोटी बाइजो को देखते हैं जो कि कहीं पर खड़ी होती है और उसके आसपास के लोग मर चुके होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बड़ी बाइजो को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी जमने लग जाती है और बाइजो बोलती है मुझे वो मेमोरी पसंद नहीं है। हांगवे बोलता है टीचर बाइजो के साथ क्या हो रहा है। पप्पे टीचर उससे बोलते हैं बेवकूफ तुमने वो बात क्यों बोली लैंड ऑफ फॉरेस्ट वाली। अब हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसको उसकी फॉरबिडन टेक्निक को रिलीज करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन तभी वो बाइजो के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है वाइफ तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर उसके बाद वो पपेट टीचर से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने की और तुम्हें आज मुझे ग्रैंडपा कहना ही पड़ेगा भले ही तुम करना नहीं चाहते हो। जिसकी वजह से पपेट टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वो हांगवे और पपेट टीचर को गुस्से से घूरता है जिससे पपेट टीचर और हांगवे दोनों कांप जाते हैं। और पपेट टीचर बोलते हैं ये किस तरह का मॉन्स्टर है जिसको मैंने ऑफेंड कर दिया है। और फिर उसके बाद वो अपने डीमंस को रिलीज करता है जो कि हांगवे और पपेट टीचर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर उसके बाद वो बाइजाओ को वहां से ले जाने लग जाता है और उससे बोलता है वाइफ क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। क्लास के सारे बंदे हांगवे की हालत को देखकर बोलते हैं ये अजीब है। ब्रदर वू ने हांगवे के साथ कुछ भी नहीं किया लेकिन तभी ब्रदर की काफी ज्यादा मुश्किल में लग रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग हांगवे को देखते हैं जिसको डीमंस ने चारों तरफ से पकड़ रखा होता है और हांगवे रोते हुए बोलता है ब्रदर वो प्लीज मत जाओ। और वो पीछे मुड़कर स्माइल करते हुए बोलता है अलविदा। और फिर उसके बाद हांगवे हद से ज्यादा रोते हुए बोलता है ग्रैंडपा वो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए मैं मरना नहीं चाहता हूँ मेरी मदद कीजिए। और फिर उसके बाद अगला सीन बाइजाओ के घर का होता है और बाइजाओ अपने घर के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है। और बाइजाओ जब कल्टीवेट कर रही होती है लेकिन तभी उसके मन के अंदर लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड स्नो वाली बात आती है जिसकी वजह से बाइजाओ का मन बहल जाता है। और उन्हें जानकारी के लिए बता दूं कि उस टाइम पर बाइजाओ के घर के अंदर परेशानी चल रही होती थी। और फिर उसके बाद बाइजाओ को कोई अजीब सी पिक्चर्स आती हैं और पुरानी मेमोरी याद आती हैं जिसकी वजह से बाइजाओ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और बाइजाओ की आवाज सुन के वो भागते हुए कमरे के अंदर आता है और बोलता है डियर वाइफ क्या तुम ठीक हो। बाइजाओ बोलती है मैं ठीक हूँ लेकिन लगता है बैक स्लैश फॉरबिडन टेक्निक अभी तक हील नहीं हुई है। और फिर बाइजाओ वो से बोलते हैं मुझे कोई सीरियस इंजरी हो गई है और मेरी कल्टीवेशन एक लेवल कम हो गई है कम से कम और मुझे लगता है कि मुझे कोई अनजान बीमारी हो चुकी है। और फिर बाइजाओ वो से पूछते हैं क्या तुम्हें किसी तरह की मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट के बारे में पता है। वो बोलता है मेरे पास कुछ मास्टर्स थे और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे कई तरह की मेडिसिन और टेक्निक भी आती हैं और इसके अलावा तुम्हारी इंजरी फॉरबिडन टेक्निक की वजह से हुई है इसीलिए तुम्हें डिवाइन एल्जियर की जरूरत होगी हील होने के लिए। बाइजाओ बोलती है डिवाइन एल्जियर ये मेडिसिन काफी ज्यादा रेयर है और ऐसा लगता है कि मैं अपनी इंजरी से कभी भी रिकवर नहीं कर सकती हूँ। जिससे वो हल्का सा गुस्सा हो जाता है और फिर उसके बाद वो बाइजाओ को पकड़ता है और उसे बेड के ऊपर लेटा देता है और उसी के साथ उसके ऊपर लेट जाता है और उससे बोलता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें इस इंजरी के साथ और ज्यादा अब जीने नहीं दूंगा और अब चुपचाप सो जाओ और कल्टीवेट करने की कोशिश भी मत करना नहीं इससे तुम्हारी इंजरी और ज्यादा खराब हो जाएगी। और फिर उसके बाद वो एक रोमांटिक लाइन बोलता है इस दुनिया से भले ही गॉड गायब हो जाए लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगा। और फिर उसके बाद वो अपने ठरके अंदाज में दोबारा से पाउट करता है और वहां से जाने लग जाता है। बाइजाओ उससे पूछती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो पीछे मुड़कर बोलता है तुम चिंता मत करो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर उसके बाद वो रूम से बाहर निकल आता है और अपनी डीमन फॉर्म में आकर बोलता है डियर वाइफ तुम चिंता मत करो अब मैं तुम्हें और ज्यादा सफर करने नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद वो वहां से उड़ जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग डीमन वैली को देखते हैं जहाँ पर अनगिनत डीमंस होते हैं जो कि भूख के मारे मर रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी नजर उड़ते हुए वो के ऊपर पड़ते हैं और वो बोलते हैं देखो हमारा खाना आसमान में उड़ रहा है। और फिर उसके बाद वो सारे डीमंस वो के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है। वो उन सारे डीमंस की तरफ देखता है और बोलता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डीमंस हैं लेकिन ये सारे डीमंस मेरे रास्ते में आ रहे हैं मुझे जल्दी से जल्दी अपनी डियर वाइफ को ठीक करना है। और फिर उसके बाद वो उन सारे डीमंस को एक ही झटके में मार देता है और बोलता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर 8th लेवल के काफी ज्यादा डीमंस है। और फिर उसके बाद वो उस जगह को देखकर बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर गॉड्स और डीमन ने एक साथ फाइट की थी और उनकी लाशें अभी तक यहीं पर दफन है इसीलिए उस डिवाइन एल्जियर को यहीं पर होना चाहिए क्योंकि उन लाशों से जो मैजिकल पावर बनी होगी वो किसी को भी हील कर सकती है। और फिर उसके बाद वो की नजर डिवाइन एल्जियर के पेड़ के ऊपर पड़ती है और वहीं पर डिवाइन एल्जियर होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि दो लोग पहाड़ी के नीचे से उस डिवाइन एल्जियर को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों उस डिवाइन एल्जियर के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिनमें से एक बंदे का नाम चैन रोज वन होता है जो कि कैंगलैंग एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट है और उसके साथ उसका डिसाइपल होता है। और फिर उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट उस डिवाइन एल्जियर को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन तभी वो वहां पर आ जाता है और बोलता है रुक जाओ अपने गंदे हाथ उस डिवाइन एल्जियर से दूर रखो। वाइस प्रेसिडेंट और उसका डिसाइपल पीछे मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं कौन है वहां पर। और पीछे वो होता है वो उन लोगों से बोलता है वो डिवाइन एल्जियर मेरा है और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता हूँ उसे छूने को। वाइस प्रेसिडेंट वो से बोलते हैं तुमने कहा कि ये एल्जियर तुम्हारा है तो फिर तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि ये सारी जगह ही तुम्हारी है। बच्चे ये एल्जियर हमने ढूंढा
होना है, इसीलिए यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। वो डिसाइपल वू से बोलता है, बच्चे तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम फर्स्ट रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट हो। वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, बच्चे इस वैली के अंदर जिंदा आना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल अपनी हाथों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, बच्चे क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? मैं कैंगलैंड एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए होशियार बनो और यहाँ से जल्दी वापस लौट जाओ, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। कैंगलैंड एकेडमी का नाम सुन के वो बोलता है, कैंगलैंड एकेडमी, मैंने ये नाम कहीं तो सुना है। और फिर उसके बाद हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं, जब वो छोटा बच्चा हुआ करता था तब वो हमेशा अपनी ग्रैंड मदर के साथ नीचे की दुनिया में कैंगलैंड एकेडमी को देखा करता था। वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है, ग्रैंड मदर आप हमेशा इस नीचे की दुनिया को क्यों देखा करती हैं? ग्रैंड मदर बोलती है, मैंने ये एकेडमी अपनी फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी और ये मेरी जिंदगी का काम है, लेकिन मैं अचानक से इमॉर्टल बन गई और मुझे ऊपर की दुनिया में भेज दिया गया, और किसको पता होगा कि ये जगह कितनी ज्यादा बोरिंग है। छोटा वो बोलता है, ये बात बिल्कुल सच है, मुझे भी ये जगह काफी ज्यादा बोरिंग लगती है। यहाँ पर आप जैसे सिर्फ बूढ़े लोग ही सोचते हैं कि नीचे की दुनिया काफी ज्यादा अमेजिंग है। ग्रैंड मदर बोलती हैं, छोटे डेविल जब तुम्हारे पास यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर तुम, लेकिन ग्रैंड मदर बीचे में रुक जाती हैं और आगे बोलती हैं, मैं किंग कैंगलैंड तुम्हें एक डिसाइपल के रूप में डायरेक्ट लेती हूँ। और फिर उसके बाद सीन अभी पर चला आता है और वो बोलता है, बिल्कुल सही, ये एकेडमी उस ओल्ड लेडी किन की है। वाइस प्रेसिडेंट से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को क्या समझ रहे हो? तुम्हारी एकेडमी का प्रेसिडेंट भी मुझे सीनियर ब्रदर बुलाता है, जिससे प्रेसिडेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, एक छोटा सा रॉयल एकेडमी का प्रेसिडेंट हमारी कैंगलैंड एकेडमी और हमारे प्रेसिडेंट का मजाक उड़ा रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी बचा नहीं सकता है। और फिर उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, ठीक है तुम जाकर उसे लेकर आओ, मैं यहीं पर बैठा देखता रहूंगा। और फिर उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बेलों से एक सीट बना लेता है और उसी के ऊपर बैठ जाता है। और फिर उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट से बोलता है, एक डिवाइन ऑब्जेक्ट को हमेशा एक गार्डियन बीस्ट जो कि काफी ज्यादा भयंकर होते हैं वो गार्ड करते हैं, और उस एल्जियर के पेड़ के अंदर एक गार्डियन बीस्ट होगा, अगर तुम उसे लेने जाओगे तो फिर वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। वाइस प्रेसिडेंट वो से बोलते हैं, तुम्हें मुझे वार्न करने की जरूरत नहीं है, भले ही वहाँ पर कोई गार्डियन बीस्ट हो, मैं उसे जान से मार दूंगा और उस एल्जियर को ले लूंगा, लेकिन अगर तुमने तब मुझे मारने की कोशिश की जब मैं उस गार्डियन बीस्ट से फाइट कर रहा हूँ तो फिर बहुत बुरा होगा। वो वाइस प्रेसिडेंट से बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम भले ही मर रहे हो तब भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आऊंगा। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर हावी टोंग नाम का धनुष समन करते हैं और अपने डिसाइपल से बोलते हैं, डिसाइपल इस धनुष को पकड़ो। और फिर उसके बाद वो डिसाइपल उस धनुष को पकड़ता है और उसको लोड कर लेता है और प्रेसिडेंट से बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट मैं रेडी हूँ। वो उस धनुष को देखकर बोलता है, ओ ये तो लेजेंडरी धनुष हावी टोंग धनुष है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि तुम तैयारी के साथ आए हो। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अपने डिसाइपल से बोलता है, मैं जाकर उस डिवाइन एल्जियर को लेकर आता हूँ और तुम मुझे डिफेंड करना जब वो बीस्ट मेरे ऊपर अटैक करेगा। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस एल्जियर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ये गार्डियन बीस्ट तो बिल्कुल चूतिया है, मैंने इस एल्जियर को पकड़ लिया, भगवान ही मुझे इसको ले जाने से रोक नहीं सकते हैं। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वो से बोलते हैं, क्या तुमने देखा ये एल्जियर अब मेरे साथ है और ये मेरा है। वो बोलता है, बहुत अच्छे वाइस प्रेसिडेंट, आप तो कमाल के हैं, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उस एल्जियर को तोड़ लेते हैं और वो बोलता है, ओल्ड मैन देखो वो आ रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उस एल्जियर के पेड़ के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खजाना मुझसे चुराने की। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अपने डिसाइपल से बोलते हैं, शूट करो। और फिर उसके बाद वो डिसाइपल उस बाण को उस मॉन्स्टर के ऊपर चला देता है और वाइस प्रेसिडेंट उस बाण को देखते हुए बोलता है, अगर इस धनुष का बाण तुम्हें लग गया तो फिर तुम पक्का मारे जाओगे। और फिर उसके बाद वो बाण जाकर सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर लगता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उस एल्जियर को लेके हुए नीचे उतरने लग जाते हैं और बोलते हैं, अब ये एल्जियर मेरा है, जल्दी से चलो अकेडमी चलते हैं। और वहां पर वाइस प्रेसिडेंट को ये दे देते हैं, लेकिन तभी वाइस प्रेसिडेंट को अजीब सी फीलिंग महसूस होते हैं और हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा उठ जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें वो हो जिसने मेरे एल्जियर को मुझसे चुराया है। और फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर दहाड़ते हुए बोलता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसकी दहाड़ इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वाइस प्रेसिडेंट उसके साथ ही नीचे गिर जाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि ये गार्डियन बीस्ट एक 9th लेवल का मॉन्स्टर बन गया है जिसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन भी है, और क्योंकि ये मॉन्स्टर क्रोकोडाइल की तरह दिखता है इसलिए मैं इसे क्रोकोडाइल बोलूंगा। वो उस क्रोकोडाइल को देखकर बोलता है, ये मॉन्स्टर तो उससे ज्यादा ताकतवर है जितना मैंने सोचा था। और फिर उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट से बोलता है, ओल्ड मैन मैंने तुम्हें वार्न किया था, लेकिन क्या तुम अभी भी इस एल्जियर को लेना चाहते हो। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उठते हैं और बोलते हैं, डिसाइपल अपनी पूरी ताकत से उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो। और वो पीछे मुड़कर हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या ये अभी भी उसे लेने की कोशिश करेगा। और फिर उसके बाद वो डिसाइपल उस धनुष के अंदर 3-4 बाणों को एक साथ लोड करता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ देता है और वो सारे बाण सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लग जाते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस पावरफुल डिवाइन बो के पावरफुल अटैक से बच सके, वो तो पक्का मारा जाएगा। और वो बोलता है, ये बिल्कुल यूजलेस है। और हम लोग देखते हैं कि जब वो बाण उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के मुंह
मुंह के ऊपर लगने वाले होते हैं, तभी और क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए उन सारे बाणों को डिफीट कर देता है, जिससे वहां पर एक जहर की बाढ़ आ जाती है। और फिर उसके बाद वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर वाइस प्रेसिडेंट और डिसाइपल को घूर कर देखने लग जाता है, जिससे वाइस प्रेसिडेंट कांपने लग जाते हैं और बोलते हैं हम लोग जीत नहीं सकते हैं, जल्दी यहाँ से भागो। और फिर उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लग जाते हैं और वो बोलता है कि इन क्लैंगलैंड काफी ज्यादा होशियार ओल्ड लेडी थी, लेकिन उसे हमेशा डर था कि कोई भी उसकी बुद्धिमत्ता को समझ नहीं पाएगा और ना ही पा पाएगा। और फिर उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस डिसाइपल से उसका धनुष छीन लेता है। वो डिसाइपल बोलता है मेरा धनुष कहाँ पर चला गया। और फिर उसके बाद वो उन दोनों से बोलता है तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि इस डिवाइन वेपन की फुल पावर को अनलॉक कैसे किया जाता है? अगर तुम लोग इस वेपन को हमेशा नॉर्मल वेपन की तरह इस्तेमाल करोगे तो फिर इसकी फुल पावर अनलॉक कैसी होगी? और फिर उसके बाद वो अंगड़ाई लेते हुए अपनी कुर्सी से उठ जाता है और बोलता है बीस्ट मेरी बात सुनो, चलो हम लोग एक डील करते हैं। अगर तुम मुझे वो डिवाइन एल्जियर बड़े प्यार से दे देते हो तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा, क्योंकि मैं अभी जल्दी हूँ, मुझे मेरी प्यारी वाइफ को बचाने के लिए जाना है। जिससे वो क्रोकोडाइल हंसने लग जाता है और हंसते हुए वो से बोलता है वो डिवाइन एल्जियर मेरा है और उसे कोई भी रख नहीं सकता। और फिर उसके बाद वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर वो के ऊपर अपनी टेल से अटैक कर देता है। और फिर उसके बाद वो उस धनुष को लोड करते हुए बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि तुम इस डील को एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो डिसाइपल वो से बोलता है बच्चे मेरा धनुष मुझे वापस करो, ये हमारी एकेडमी का खजाना है, मुझे जल्दी से वो धनुष वापस करो जिससे कि हम यहाँ से भाग सकें। वो धनुष में बाण को लोड करते हुए बोलता है भागना ये जरूरी नहीं है, तुम बस अच्छे से देखो, ये वो रियल टेक्निक है जिसको उस ओल्ड लेडी ने पीछे छोड़ा है। और वो को उस धनुष का इस्तेमाल करते हुए देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और डिसाइपल बोलता है वो सच में इस धनुष को इस्तेमाल कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं वो उस धनुष को इस्तेमाल ही नहीं बल्कि बिना एरो के इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उसके बाद वो उस धनुष की पावर को इस्तेमाल करते हुए उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खोल देता है जिसके अंदर से एरो निकलने वाले होते हैं। और फिर उसके बाद वो उस मॉन्स्टर से बोलता है मॉन्स्टर मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारी गलती है, लेकिन आज तुम यहीं पर मरोगे। और फिर उसके बाद वो उस एरो को छोड़ते हुए बोलता है मेरी प्यारी वाइफ के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट हैरान होकर बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, इस धनुष का इस्तेमाल सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है जो कि हमारी एकेडमी का लिन जोंग है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वो की तरफ देखते हुए सोचते हैं आखिर ये पर्सन है कौन। और फिर उसके बाद वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर वो के ऊपर चिल्लाते हुए अटैक कर देता है। और फिर उसके बाद वो उस एरो को छोड़ते हुए बोलता है लिटिल क्रोकोडाइल मॉन्स्टर तुम्हारा सेक्रीफाइस मेरी वाइफ के जरने के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल होगा। और फिर उसके बाद वो उस एरो को छोड़ देता है। और वो जैसे उस एरो को छोड़ता है तो फिर उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के ऊपर अनगिनत एरो से अटैक होता है, जिससे उस क्रोकोडाइल की बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिससे वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट वो की तरफ देखते हुए सोचते हैं ये अटैक तो किसी गॉड को भी मार सकता है। और फिर उसके बाद वो उस एल्जियर को उस पेड़ से तोड़ लेता है और बोलता है ठीक है मुझे ये मिल गया। और फिर उसके बाद वो आगे बोलता है इस बो ने मेरी फाइटिंग में काफी ज्यादा मदद की। और फिर उसके बाद वो उस बो को पीछे फेंक देता है और बोलता है मेरी वाइफ तुम इंतजार करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट वो से बोलते हैं तुम रुको, तुम्हें जाने के लिए अलाउ नहीं है। वो पीछे मुड़कर गुस्से से बोलता है क्या तुम अभी भी मुझसे ये एल्जियर छीनना चाहते हो? वाइस प्रेसिडेंट वो से बोलते हैं नहीं भाई तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारी पावर देखने के बाद मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वो से बोलते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एल्जियर हमारी एकेडमी के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, प्लीज मुझे कीमत बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए उस एल्जियर के बदले में, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। और वो अपने मन के अंदर सोचता है ग्रैंड मदर किन मेरे लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली थी और वो सबसे ज्यादा प्यारी भी थी, और शायद से मैं उनके लिए इन लोगों के ऊपर एक फेवर कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो उन लोगों से बोलता है चलो ठीक है मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। वाइस प्रेसिडेंट वो को बताते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट पिछले 3 सालों से अकेले में कल्टीवेट कर रहे हैं, अब वो सिर्फ एक कदम दूर है एक इमॉर्टल बनने में। और क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट उसी फैमिली से आते हैं जिस फैमिली से तुम्हारे मास्टर हैं, इसीलिए प्लीज वो एल्जियर हमें दे दो। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वो के सामने झुकते हैं और उससे बोलते हैं प्लीज हमारी मदद करो हमारे प्रेसिडेंट को ऊपर की दुनिया में भेजने में। और वाइस प्रेसिडेंट की बातें सुन के वो जोरों से हंसने लग जाता है और हंसते हुए बोलता है वापस जाओ और अपने प्रेसिडेंट से कह देना कि उनका ऊपर की दुनिया में जाने का डिसीजन सबसे बड़ा बेवकूफी वाला है, और अगर वो एक बार ऊपर चले गए तो फिर उन्हें इस डिसीजन के ऊपर सिर्फ रिग्रेट होगा। और फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ जाता है और वहां से जाते हुए बोलता है तुम चाहते हो कि मैं इस फालतू से डिसीजन के ऊपर अपनी वाइफ को बचाने का मौका छोड़ दूं। और फिर उसके बाद वो वहां से उड़ जाता है और जाते हुए बोलता है मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी करूंगा। फिर उसके बाद अगला सीन बाइजो के घर का होता है और बाइजो के पास एक लेटर आया होता है की फैमिली की तरफ से, और बाइजो फाइट पर जाने के लिए अपने कपड़े बदल रही होती है, और बाइजो के कपड़े क्या ही पूछो। फिर उसके बाद वो बाइजो के कमरे का दरवाजा हल्के से खोलता है और फिर उसके बाद गुनगुनाते हुए अंदर आता है और बोलता है मेरी प्यारी डियर वाइफ क्या उठ गई है, और जरा देखो कि हस्बैंड क्या लेकर आए हैं। और बाइजो वो की आवाज सुन के खुद को ढक लेती है और बोलती है देखना मत, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कमरे में आते हुए नॉक करके आया करो, बिना नॉक करे मत आया करो। और बाइजो को उन कपड़ों में देखकर वो के नाक कान मुंह हर जगह से खून बाहर निकलने लग जाता है और वो बोलता है ये कितनी ज्यादा सुंदर है। और फिर उसके बाद वो बाइजो को एल्जियर दिखाते हुए बोलता है मेरी डियर वाइफ जरा देखो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आया हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम इसे खा के पक्का ठीक हो जाओगी। मैं बाइजो पीछे मुड़कर बोलती है सच में तुम इस डिवाइन एल्जियर को काफी ज्यादा छोटे टाइम में ले आए हो। और
फिर उसके बाद वो अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है, डियर चलो डबल कल्टीवेशन को शुरू करते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस डिवाइन एल्जियर को रिफाइन करने में। भाई साहब वो से बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया वो, लेकिन मुझे सच में नहीं पता है कि मैं तुम्हें इस मेडिसिन के लिए पे बैक कैसे करूं, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाने की जरूरत है, मेरे पास कुछ खास है करने के लिए और मेरी इंजरी थोड़े टाइम के लिए ठीक हो गई, इसीलिए मैं जा सकती हूँ। और फिर उसके बाद वो की नजर उन लेटर्स के ऊपर पड़ती है और वो एक लेटर को उठा के पढ़ता है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि 30 स्टूडेंट गायब हो गए हैं जो कि युआनजुन माउंटेन गए थे यूसन फ्लावर को लेने के लिए, और हम लोगों के पास ये भी जानकारी नहीं है कि वो लोग जिंदा हैं या नहीं। टीचर बाइजो हमें इस मैटर को सीक्रेटली पूरा करना होगा, हम लोग पब्लिक के सामने इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं और इस बारे में अफवाह पहले ही फैल चुकी है। एकेडमी के अंदर ना तो प्रेसिडेंट है और ना ही कोई एल्डर है, इसीलिए सिर्फ आप ही इस काम को कर सकती हैं। रॉयल एकेडमी की टीचर होने के नाते ये आपका काम है कि आप उन्हें बचाएं और वो भी अकेले। और फिर उसके बाद बुक को समझ में आ जाता है कि ये ट्रैप है क्योंकि उस लेटर के ऊपर की फैमिली की स्टैंप लगी होती है। और फिर उसके बाद वो बोलता है वो लोग उस वुडन वाले फॉर्मेशन का बदला ले रहे हैं। उनकी फैमिली की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को दोबारा चोट पहुंचाने की, जबकि वो पहले से ही इंजर्ड है। वो लोग मेरी प्यारी वाइफ को बुली कर रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ? और फिर उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाइजा को वहाँ पर सेक्सी तरीके से ट्रैप कर देता है। बाइजा वो से बोलती है, वो तुमने मुझे यहाँ पर ट्रैप क्यों किया है? वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ, मैं ये अकेले संभाल लूंगा, मैं इस मेडिसिन को यहीं पर रख दे रहा हूँ, तुम इसे खुद ही एब्जॉर्ब कर लेना और आराम से ठीक हो जाना। बाइजा वो से बोलती है, वो तुम अकेले उस माउंटेन पे नहीं जा सकते हो, मुझे फ्री करो, ये मेरी जॉब है और तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, ये मेरे लिए बस छोटा सा मैटर है। और फिर उसके बाद वो बाइजा के घर को पूरी तरीके से सील कर देता है। फिर उसके बाद अगला सीन एक होटल का होता है जहाँ पर हांगवई और उसके कुछ चेले बैठे होते हैं जो कि हांगवई की हार के ऊपर बात कर रहे होते हैं और हांगवई की तारीफ करते जा रहे होते हैं। हांगवई बोलता है, वो जियो इतना ज्यादा सिंपल नहीं जितना हमने सोचा है, मेरे पास और भी तरीके हैं उसे मारने के और मैंने पहले ही उसके लिए एक ट्रैप बिछा दिया, उस बेवकूफ की हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को उकसाने की। और फिर उसके बाद वो भी उस होटल में आ जाता है और एक टेबल से बहुत सारी चॉपस्टिक उठा लेता है और बोलता है, यहाँ तक कि उस हांगवई ने अपने फैमिली को मेरी स्ट्रेंथ के बारे में भी नहीं बताया है। हांगवई के सामने जो तीनों बंदे बैठे होते हैं उन तीनों ने वो को देख लिया होता है वहाँ पर आते हुए, इसीलिए वो दोनों अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए हांगवई को बताते हैं कि चुप रहो, लेकिन हांगवई पागलों की तरह हंसने लग जाता है। लेकिन तभी वो पीछे से आता है और हांगवई के हाथ के अंदर उन सारे चॉपस्टिक को धसा देता है और उससे बोलता है, मैंने तुम्हें आखिरी बार माफ कर दिया है। और फिर उसके बाद हांगवई दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और तभी वो अपना हाथ हांगवई के सर के ऊपर रखता है और उसके कानों में करीब जाकर बोलता है, अब वापस जाओ और अपनी फैमिली को ध्यान से बता देना, अगर किसी ने दोबारा मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को निगल जाऊंगा। और फिर उसके बाद अगला सीन की फैमिली के घर का होता है और हम लोग वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि फैमिली के मास्टर से बोलता है, यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमने अपना मिशन फेल कर दिया है, लेकिन मेरे फादर की कल्टीवेशन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई है। और इस बंदे का नाम की हांगफा है जो कि हमारी सेक्सी बाइजो का फियांसे है, जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हांगफा बोलता है, तुम जीनियस क्लास के स्टूडेंट हो लेकिन तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठ के बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे फादर की जान बचा लूं। वो बंदा अपना सर जमीन पे रख के बोलता है, यंग मास्टर प्लीज हमें वो एल्जियर दे दीजिए जिससे कि मैं अपने फादर की कल्टीवेशन को दोबारा रिस्टोर कर सकूं, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, यहाँ तक कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। हांगफा बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे फादर को बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें एक लड़के का नाम है जी वू, उसके साथ टीम अप करना है और फिर उसे अपने साथ युआनजू माउंटेन पर ले जाना है और उसे मार देना है। युआनजून माउंटेन का नाम सुन के वो बंदा घबरा जाता है और बोलता है, मैंने सुना है कि जो कोई भी अभी तक उस माउंटेन के ऊपर गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है। हांगफा बोलता है, हालांकि मुझे ये नहीं पता है कि तुम वहाँ पर किस तरह का खतरा झेलोगे, लेकिन सिर्फ अपने फादर की इंजरी को हील करने के बारे में सोचो। और फिर उसके बाद हांगफा अपने पास से एक नाइफ निकालता है जिसकी ब्लेड पॉइजनेट होती है और उस नाइफ को उस लड़की को देते हुए बोलता है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करो उस लड़की को मारने के लिए, अब मैं उस लड़की को अपनी ब्यूटीफुल फियांसे के आसपास दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। और जानते हो मुझे क्या लगता है, राइटर ने पक्का अपनी बीवी के साथ लड़ाई की होगी इसको ड्रॉ करने से पहले। फिर उसके बाद अगला सीन मिशन हॉल का होता है। मिशन हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एम्पायर के सारे मिशन दिए जाते हैं और जो कोई भी इन मिशन को पूरा करता है उसे एम्पायर की तरफ से रिवॉर्ड और बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं। फिर उसके बाद अगला सीन हॉल के अंदर का होता है। हॉल के अंदर एक लड़की होती है जो कि एकेडमी की कोई इंस्ट्रक्टर है। वो उन सारे स्टूडेंट से बोलती है, अगर तुम लोग इस एकेडमी से ग्रेजुएट होना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को 10 इजी टास्क करने होंगे और 5 जुबान टास्क करने होंगे और 3 अर्थ और एक आखिर में हेवन टास्क करना होगा। और फिर उसके बाद तुम इस एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाओगे और तुमको ये सारे टास्क 3 साल के अंदर करने होंगे। और यूसन फ्लावर हमारे माइंड को कल्टीवेट कराने के लिए जरूरी होते हैं, इसीलिए पूरे एम्पायर को उनकी जरूरत है। फिर उसके बाद एक बंदा बोलता है, ये टास्क काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, हर कोई जानता है यूसन फ्लावर उस माउंटेन के ऊपर उगते हैं और जो कोई भी उस माउंटेन के ऊपर अब तक गया वो लौट कर वापस नहीं आया है। और मैंने तो ये भी सुना है कि एकेडमी ने टीचर बाइजाओ को वहाँ पर भेजा है इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब तुम सोच ही सकते हो कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा डेंजरस है कि उन्हें बाइजाओ टीचर को वहाँ पर भेजने की जरूरत पड़ गई। और फिर उसके बाद हम लोग यूसन फ्लावर के टास्क
टास्क को देखते हैं जो कि 30,000 गोल्ड होते हैं और वो टास्क हेवनली लेवल का होता है। एक बंदा बोलता है ये टास्क काफी ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन इसका पैसा बहुत ज्यादा है, और एक बंदा वहां से जाते हुए बोलता है मैं खुद को मरवाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तभी उन लोगों के पीछे से एक हाथ आगे बढ़ता है और उस टास्क को ले लेता है। वो कौन है जो इस मिशन को ले रहा है? और फिर उसके बाद हम लोग वो को देखते हैं जिसने वो मिशन लिया होता है और वो बोलता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को इतने ज्यादा खतरे में डालने के लिए, वो भी सिर्फ एक तुच्छ से यूसेन फ्लावर के लिए। और फिर उसके बाद वो बोलता है एक सीक्रेट लेटर उन लोगों ने मेरी वाइफ के भेस भेजा, वो भी सिर्फ इस हेवनली मिशन को पूरा करने के लिए। अब मैं ये देख सकता हूँ कि उन लोगों ने ये जानबूझ के किया जिससे कि मेरी वाइफ को चोट पहुंचे। अगर मैं इस टास्क को लेता हूँ तो फिर इससे की फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में मदद मिलनी चाहिए। और फिर उसके बाद वो वहां से जाते हुए बोलता है अगर की फैमिली ने दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश की या मेरी वाइफ को परेशान किया तो फिर मैं उन लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। और फिर उसके बाद वो वहां से जाने लग जाता है, लेकिन तब एक हाथ वो के कंधे के ऊपर रुकता है और उससे बोलता है रुक भाई मुझे तेरी जरूरत है। और फिर उसके बाद वो बंदा वो से बोलता है ब्रदर वो रुको, मैं तुम जैसे ऐसे पर्सन को फालतू में मरने नहीं दे सकता हूँ। और इस बंदे का नाम सौकी होता है। और फिर उसके बाद सौकी वो से बोलता है हम दोनों एक साथ चलते हैं और फिर उसके बाद हम लोग रिवॉर्ड को आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन वो हंसते हुए सौकी से बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ये कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद सौकी वो के कानों में बोलता है ब्रदर वो जब तुमने हमारी एकेडमी को ज्वाइन किया था तब मैंने नोटिस किया था कि तुम सिस्टर बाइजो को पसंद करते हो और ईमानदारी से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सिस्टर बाइजो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवाने में जो तुम चाहो कि सिस्टर बाइजो को क्या क्या पसंद है, उनके फेवरेट कपड़े, उनकी फेवरेट डिश, उनकी ज्वेलरी, यहाँ तक कि उनके नहाने वाले स्पॉट के बारे में भी मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। और बिल्कुल सिर्फ बाइजाओ ही नहीं बल्कि हर लड़की के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर तुम्हें दे सकता हूँ ब्रदर वो। और फिर उसके बाद सौकी हंसते हुए बोलता है ब्रदर वो क्या सोचते हो मेरे ऑफर के बारे में, तुम बस मुझे पैसे दो बाकी सब काम हो जाएगा। लेकिन तभी वो पीछे पलटता है और सौकी की मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डियर वाइफ के बारे में ऐसे गंदे थॉट सोचने के बारे में। और फिर उसके बाद वो दोबारा से सौकी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम बस सिर्फ इतना कह सकते थे कि तुम मुझे हर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ। सौकी बोलता है ब्रदर वो रुक जाओ, मुझे मारना बंद करो, मैं बस पैसे कमाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचता हूँ। लेकिन तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सौकी के कंधे में डाल देता है और उससे बोलता है ठीक है, और बोलता है ठीक है चलो मुझे रास्ता दिखाओ माउंटेन तक, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें आधा रिवॉर्ड भी दूंगा हमारी फ्रेंडशिप के प्रूफ के तौर पर। और फिर उसके बाद वो दोनों एक साथ वहां से माउंटेन की तरफ चल देते हैं यूसेन फ्लावर को लेने के लिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और फिर उसके बाद अगला सीन युवानजू माउंटेन का होता है और सौकी ब्रदर वू से बोलता है ब्रदर वू इस माउंटेन के ऊपर 4th लेवल के हद से ज्यादा मॉन्स्टर है, इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना होगा। लेकिन ब्रदर वू तुम चिंता मत करो, मेरे बेस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वो बोलता है यूसेन फ्लावर ज्वालामुखी के पास उगते हैं और यहाँ पर हद से ज्यादा लाशें पड़ी है, इसीलिए हम लोगों को क्लोज होना चाहिए और मुझे उन लाशों से हल्का सा डिमोनिक ऑरा भी महसूस हो रहा है। ये एक अच्छी चॉइस थी कि मेरी वाइफ की जगह पर मैं यहाँ पर आया हूँ। सौकी वू से बोलता है डिमोनिक ऑरा हमारे एम्पायर के टेरिटरी के अंदर कोई डीमन कैसे हो सकता है। और फिर सौकी बोलता है अगर ये बात सच है तो फिर हम लोगों को यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी वो का डिमोनिक बेस्ट जोरों से चिल्लाने लग जाता है और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है भागने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। ये बोलता है ब्रदर वो क्या हो रहा है, सामने की तरफ से बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जंगल के अंदर एक बंदे को भागते हुए देखते हैं और उस बंदे का पीछा कुछ जंगली भेड़ियों का ग्रुप कर रहा होता है। और फिर उसके बाद सौकी वो से बोलता है ब्रदर वो मुझे सामने की तरफ से खून की महक आ रही है। और फिर उसके बाद सौकी डरते हुए वो के पीछे छुप जाता है और उससे बोलता है ब्रदर वो मैंने आज ही से तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो। वो सौकी से बोलता है तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, अब मुझे तुम्हारे साथ बात करके रिग्रेट फील हो रहा है। और फिर उसके बाद वो बंदा जंगलों से होते हुए सौकी और वो के सामने आ जाता है। और जानकारी के लिए बता तू ये वही बंदा है जिसको होंगफा ने वो को मारने के लिए भेजा है। वो बंदा भागते हुए बोलता है मैं फर्स्ट रॉयल एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर यूसेन फ्लावर लेने के लिए आया था, लेकिन मेरे ऊपर इन भेड़ियों ने अटैक कर दिया, प्लीज मेरी जान कोई बचा लो। और फिर उसके बाद वो भेड़िए जैसे उस बंदे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो आगे बढ़ता है और उन भेड़ियों के ऊपर एक लात मारता है और उन भेड़ियों को पीछे फेंक देता है। और फिर उसके बाद वो बंदा वो को थैंक यू बोलता है और अपना नाम वो टियानबा बताता है। वो उसे बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस बेफिक्र होकर देखते रहो, मैं इन सारे वीडियो को हैंडल कर लूंगा। और फिर उसके बाद वो टियानबा को होंगफा की सारी बातें याद आती हैं। और फिर उसके बाद टियानबा अपने फादर की इंजरी के बारे में सोचता है और वो की तरफ देखते हुए बोलता है ये पर्सन पक्का ही वो जियो है, इन भेड़ियों का ग्रुप काफी होगा मुझे इनके साथ टीम अप करवाने के लिए, और मैं जब इन लोगों का विश्वास जीत लूंगा और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा तब मैं वो जियो के सीने के अंदर ये चाकू घुसा दूंगा और उसे जान से मार दूंगा। और टियानबा जब ये सभी बातें सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो पीछे पलटकर उससे
बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर से इतना ज्यादा खतरनाक किलिंग ऑरा क्यों बाहर निकल रहा है, और जबकि तुम मुझसे मदद के लिए बोल रहे हो। टियानमा बोलता है, मैं पकड़ा जा सकता हूँ, मुझे अपने किलिंग इंटेंट को छुपाना होगा, लेकिन इसे इसके बारे में पता कैसे चला। और फिर वो टियानमा से बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, बस तुम पीछे रहकर इसे देखते जाओ। सौकी वो से बोलता है, ब्रदर वो तुम केयरलेस मत हो, भले ये भेड़िए इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जब ये भेड़िए ग्रुप में होते हैं तब इन्हें संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और ये काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और इन्होंने हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। टियानमा बोलता है, इन भेड़ियों को इकट्ठा करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं था और इसमें मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है, लेकिन यहाँ तक कि हमारे एम्पायर की आर्मी भी इनका सामना नहीं कर सकती है जब ये भेड़िए ग्रुप में होते हैं। और फिर उसके बाद टियानमा बोलता है, वो जियो आज तुम इन भेड़ियों के हाथे हुई यहाँ पर मरोगे। और फिर उसके बाद वो सारे भेड़िए एक साथ वो के ऊपर अटैक कर देते हैं और टियानमा बोलता है, मुझे दोस्त मत दो, ये मैं सब कुछ अपने फादर के खातिर कर रहा हूँ। और वो उन सारे भेड़ियों की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना घमंड दिखाने की। और फिर उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों में छोटा सा फायर ड्रैगन समन करता है, और टियानमा उस ड्रैगन को देखकर बोलता है, ये इस ड्रैगन को इस्तेमाल कैसे कर सकता है, ये एक्सीलेंट टेक्निक तो बड़े बड़े मास्टर ही प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्या इसे सच में लगता है कि ये इस फाइट को जीत सकता है और इस ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। सौकी वो से बोलता है, ब्रदर वो क्या तुम्हारा ड्रैगन कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। और वो हंसते हुए बोलता है, ये ड्रैगन छोटा है, ये ड्रैगन भले ही छोटा है लेकिन ये हर किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वो ड्रैगन जैसे वो के हाथों से निकलता है तो वो सारे वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और टियानमा वो की तरफ देखते हुए सोचता है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ एक ही बुलो में इन सारे वुल्फ को मार दिया और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे चोट भी पहुंचा सकता हूँ, और यहाँ तक कि होंगफा भी वो का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। और फिर उसके बाद वो उन सारे वुल्फ को मारने के बाद बोलता है, प्रॉब्लम ठीक हो गई है, चलो चल के एजुएशन फ्लावर को लेने चलते हैं। और सौकी वो को गले लगाते हुए बोलता है, ब्रदर वो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फिर उसके बाद सौकी वो के कंधे के अंदर हाथ डाल देता है और उससे बोलता है, मैंने तुम्हें चुन के बिल्कुल सही किया, अब वो रिवॉर्ड मेरा होगा, और ब्रदर वो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें और बाइजाओ को एक साथ अच्छी लाइफ दिलवाने में। और टियानमा वो की तरफ देखते हुए सोचता है, अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसके ऊपर अभी अटैक करना चाहिए, लेकिन भले ही मैं इसके ऊपर स्नेक अटैक करूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इसका अपोनेंट हूँ, लेकिन मुझे इसे अभी ही करना होगा, अगर ये लोग माउंटेन के अंदर और ज्यादा गए तो फिर इनके ऊपर अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कि होंगफा हमें कभी भी माफ नहीं करेगा अगर मैंने ये मिशन फेल कर दिया। और फिर टियानमा बोलता है, मुझे किसी भी कीमत पर ये करना होगा क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने फादर के लिए कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद टियानमा वो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं इसके ऊपर हजिस टेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं अपने फादर के लिए कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद टियानमा वो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, सॉरी वूजियो, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने फादर की खातिर कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले हम लोगों को टियानमा की स्टोरी के बारे में बताया जाता है। हम लोग देखते हैं कि टियानमा का रिजल्ट आया होता है और उसके फादर टियानमा का रिजल्ट देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं, क्योंकि टियानमा को फर्स्ट रॉयल अकेडमी के अंदर एडमिशन मिल गया होता है, वो भी जीनियस क्लास के अंदर। और टियानमा के फादर बोलते हैं, अब हमारी फैमिली को और ज्यादा दिक्कतें झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग भी कैपिटल के अंदर जाके रह सकते हैं। लेकिन टियानमा अपने फादर से बोलता है, सपने देखना बंद कर दीजिए फादर, हम लोग कभी भी अकेडमी की ट्यूशन फीस नहीं भर पाएंगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कैपिटल हम जैसे गरीब लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह के हर किसी के फादर होते हैं उसी तरह से टियानमा के फादर भी टियानमा से बोलते हैं, मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किसी भी कीमत पर तुम्हारी ट्यूशन फीस भर दूंगा, हम लोग पक्का यहाँ से उस गर्म कैपिटल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद टियानमा के फादर होंगफा की के पास गए होते हैं मदद मांगने के लिए, और पैसों के बदले में टियानमा के फादर की होंगफा से बोलते हैं कि वो जिंदगी भर उनकी गुलामी करेंगे उन पैसों के अदा करने के लिए। लेकिन की होंगफा टियानमा के फादर के ऑफर को लेने से मना कर देता है और टियानमा के रिजल्ट को भी साथ ही साथ जला देता है। और फिर उसके बाद टियानमा के फादर टियानमा के रिजल्ट को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर वो रिजल्ट फट गया तो फिर टियानमा कभी भी अकेडमी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता है। लेकिन तभी एक लड़की आगे बढ़ती है और टियानमा के फादर के ऊपर अपनी किक से मारती है और उससे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बेकार सा ऑफर यहाँ पर लाने की, क्या तुम्हें पता भी है कि फैमिली के अंदर 1000 से भी ज्यादा नौकर हैं। और की होंगफा टियानमा के फादर से बोलते हैं, टियानमा तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा मेरी तरफ से, और जब तक मेरी की फैमिली यहाँ पर है कोई दूसरी फैमिली भी जरूरत नहीं करेगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी देने की। ट्यूशन फीस एक ऐसा तरीका है जिससे तुम जैसे कचड़े लोग यहाँ से बाहर रहते हैं, तुम जैसे लोगों का मेरे पास होने से मैं बीमार पड़ जाता हूँ। और फिर उसके बाद की होंगफा अपनी लड़कियों से बोलता है, जाओ और इस बूढ़ों के टुकड़े टुकड़े कर दो, इसे कभी भी दोबारा कल्टीवेट करने लायक मत रखना। और फिर उसके बाद वो सारी लड़कियां टियानमा के फादर को बुरी तरीके से मारने लग जाती हैं और टियानमा के फादर बोलते हैं, मेरे प्यारे लड़के मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और टियानमा वो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, वो जियो मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग किसी का खून हवा में उड़ते हुए देखते हैं और टियानमा को एक पंच आके लगता है और ये पंच सौकी ने मारा होता है। सौकी टियानमा को एक पंच मारता है और उससे बोलता है,
है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की? कोई भी मेरे पैसों के सोर्स और मेरे दोस्त के ऊपर हार्म नहीं कर सकता है। और वो सौकी की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान हो गया होता है और वो बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि सौकी किरणपा अन का डिसेंडेंट है जो कि एक ड्रैगन स्लेयर है। और फिर उसके बाद वो बोलता है मुझे ये पहले ही पता चल गया था जब मैंने तुम्हारे किलिंग इंटेंट को नोटिस किया था और तुमने उन वीडियो को यहाँ पर लेकर आया था हमें मरवाने के लिए और तुम्हें शायद से पक्का मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के फियांसे ने भेजा होगा। और फिर उसके बाद वो टियानबा से बोलता है चलो अब एक अच्छे बच्चे बनो और मुझे सब कुछ बता दो कि तुम क्यों मेरी प्यारी वाइफ के साथ मेरी लवली लाइफ को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। टियानबा वो से बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता है बस तुम मुझे जार से मार दो। वो टियानबा से बोलता है चलो ठीक है अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो फिर मेरे पास और भी तरीके हैं मेरा आंसर लेने के लिए। और फिर उसके बाद वो सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो टियानबा की सारी मन की बात पढ़ लेता है और सब कुछ जान लेता है कि उसको की हांगफा ने भेजा था और टियानबा की मजबूरी थी वो के ऊपर अटैक करने का। और फिर उसके बाद वो बोलता है मेरी वाइफ का फियांसे तो कुछ ज्यादा ही कमीना है, वो कैसे किसी को ऑर्डर दे सकता है ऐसा कुछ करने के लिए। और फिर उसके बाद वो टियानबा से बोलता है तुम्हें भले फोर्स किया गया था लेकिन तुमने फिर भी मुझे मारने की कोशिश की है। और फिर वो टियानबा के सर के ऊपर एक फिंगर फ्लिक मारता है और उससे बोलता है ये छोटी सी पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफी होगी। और फिर वो पीछे घूम जाता है और उससे बोलता है चलो चलकर यूजन फ्लावर को कलेक्ट करते हैं और तुम्हें कि हांगफा के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे फादर को हील कर दूंगा। इसकी वजह से टियानबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है क्या तुम सच में मेरे फादर को हील कर सकते हो? सौकी टियानबा से बोलता है तुम विश्वास करो बदर वो ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो नहीं कर सकते हैं। चलो युहान वो माउंटेन के ऊपर चलते हैं और अपने मिशन को खत्म करते हैं। युहान जो माउंटेन के नाम सुन के टियानबा काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है और फिर टियानबा वो से बोलता है वो तुम्हें सिर्फ हो जो मेरे फादर को हील कर सकते हो और क्योंकि तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। कि हांगफा ने पहले इस एरिया को चेक कर लिया और ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। इस एरिया के अंदर 1000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर है और हम लोग जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वो मॉन्स्टर भी लगातार ताकतवर होते जाएंगे। हम लोग कभी भी युआनजुन माउंटेन से कभी जिंदा वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन वो अपने फायर ड्रैगन को दोबारा से समन करता है और उससे बोलता है हाँ, मुझे लगा था कि ये मैटर कुछ ज्यादा सीरियस होगा। और फिर उसके बाद वो अपने फायर ड्रैगन को आगे भेजता है और उससे बोलता है फायर ड्रैगन जाओ और हमारे रास्ते को क्लियर कर दो। और फिर उसके बाद वो छोटा सा फायर ड्रैगन जैसे उन मॉन्स्टर के बीच में पहुंचता है तो वो सारे मॉन्स्टर छोटे से ड्रैगन को देखकर हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो छोटा सा फायर ड्रैगन अपने जलवे दिखाता है और पूरे रास्ते को एक ही झटके में क्लियर कर देता है। और टियानबा अपने मन के अंदर सोचता है वो जियो तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? और फिर उसके बाद वो सौकी से बोलता है हमारा रास्ता क्लियर हो चुका है चलो चले। और सौकी वो से बोलता है ब्रदर वो तुम तो कमाल किए हो, अब मैं अपने हाथों में खजाने को पहले ही देख सकता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग एक स्नेक डीमन को देखते हैं जो कि बोलता है काफी लंबे टाइम बाद मैंने यहाँ पर इंसानों को देखा है और मुझे भूख भी लगी है। और फिर उसके बाद वो डीमन बोलता है लेकिन एक सेकंड मुझे अचानक से कुछ अजीब फील हो रहा है। वो डीमन बोलता है कि मेरी बॉडी ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी फटने वाली है। और फिर उसके बाद उस डीमन की बॉडी तुरंत फट भी जाती है। और फिर उसके बाद हम लोग उसी स्नेक डीमन की तरह एक छोटे स्नेक डीमन को देखते हैं जो कि उस बड़े वाले की बॉडी को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर फट चुकी होती है। और वो छोटा डीमन बोलता है ये पावर कैसी है, कैसे एक डीमन की बॉडी इस तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है? और फिर उसके बाद जब वो डीमन अपने साइड में देखता है तब ऊपर से लाशें बारिश की तरह बिखर रही होती हैं और नीचे गिर रही होती हैं। और वो डीमन बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि जितने भी पावरफुल डीमन थे वो सभी पहले ही मर चुके हैं। और फिर उसके बाद वो डीमन अपने सामने वुजियो को आते हुए देखता है और बोलता है ये लोग कौन है? लेकिन तभी वुजियो अपना पैर उस डीमन के सर के ऊपर रख देता है और उसके सर को कुचल देता है और उसे वहीं पर मार देता है। और फिर उसके बाद वो उस माउंटेन को देखते हुए बोलता है कि यही वो माउंटेन है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे? सौकी बोलता है हाँ ब्रदर जरा देखो यहाँ पर हर जगह यूसन फ्लावर फैले हुए हैं। यूसन फ्लावर ने इस एरिया को पूरी तरीके से कवर कर रखा है। और फिर उसके बाद सौकी बोलता है हमें एक फ्लावर के बदले में कम से कम 50 स्टोन मिल सकते हैं और अगर हम लोग इन फ्लावर्स को बेचने जाएंगे तो फिर हम लोग लखपति बन जाएंगे। लेकिन इनकी खेती करने के लिए हमें इनको जमीन से जड़ सहित बाहर निकालना होगा। और फिर उसके बाद सौकी और टियानबा उन फूलों को निकालने के लिए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है ये अजीब है, हम लोगों को यहाँ पर आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया लेकिन हमें सिर्फ कुछ ही मॉन्स्टर मिले थे और जो लोग हम लोगों से यहाँ पर पहले आए थे क्या वो सभी मारे गए हैं? और ये काफी ज्यादा अजीब है, अब मुझे और ज्यादा डिमोनिक ऑरा फील नहीं हो रहा है और मुझे यहाँ पर कुछ भी खतरनाक नहीं दिख रहा है। तो फिर उन्हें क्यों लगा कि उन्हें मेरी प्यारी वाइफ को यहाँ पर भेजने की जरूरत है? और फिर उसके बाद हम लोग टियानबा को देखते हैं जो कि बोलता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, अब मेरे फादर ठीक हो सकते हैं क्योंकि वो जियो उनकी मदद करेगा, वो भी यूसन फ्लावर के साथ। और फिर उसके बाद टियानबा यूसन फ्लावर को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन जब टियानबा उन फूलों की जड़ों को निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तब उसका हाथ किसी लाश से टकराता है जिससे टियानबा काफी ज्यादा घबरा जाता है और पीछे हटकर बोलता है यहाँ पर काफी ज्यादा लाशें पड़ी हैं। और फिर उसके बाद टियानबा घबराते हुए वो की तरफ देखता है। वो उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। सौकी बोलता है मैं इस पर्सन को जानता हूँ, ये सेकंड टीम का लीडर था जिसने इस मिशन को एक्सेप्ट किया था। सौकी बोलता है ये पर्सन इतनी आसानी से नहीं मर सकता है, ये काफी ज्यादा पावरफुल था, इसकी स्ट्रेंथ भी काफी
ज्यादा थी और ये अपनी सेकंड स्टेज की पीक पर भी था। टियानबा बोलता है मुझे लगता है जो लोग यहाँ पर गायब हो गए थे अब वो धीरे धीरे दिखने लगे हैं। और फिर उसके बाद साओकी कुछ लाशों को हिलते हुए देखता है और बोलता है उन्होंने अभी हिला। और फिर उसके बाद साओकी टिवू के साथ चिपक जाता है और उससे बोलता है ब्रदर यहाँ पर भूत है, मुझे बचा लो, मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। और वो साओकी से बोलता है मुझसे चिपकना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें घुसा मार दूंगा। टियानबा बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि ये लाशें जिंदा है। और फिर उसके बाद हम लोग एक लाश को देखते हैं जो कि आसपास की एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है और फिर उसके बाद वो सारी लाशें खड़ी हो जाती हैं जो कि किसी ज़ॉम्बी की तरह लग रही होती हैं। और टियानबा बोलता है यहाँ पर टोटल 30 लाशें हैं और मुझे लगता है कि ये लोग वही हैं जो कि यहाँ पर इन फ्लावर्स को लेने के लिए आए थे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये सारे लोग इस तरह से ज़ॉम्बी में कैसे बदल गए। और फिर उसके बाद एक लाश बोलते हैं यहाँ पर कोई आया है मरने के लिए। साओकी बोलता है ये सारे लोग पागल हो गए, ये काफी ज्यादा डरावना है। वो बोलता है ये सोल कैप्चर है, कोई इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। साओकी वो से पूछता है ब्रदर ये सोल कैप्चर क्या होता है। वो साओकी को बताता है सोल कैप्चर एक टेक्निक होती है जो कि डिमोनिक टेक्निक है। यहाँ पर कोई पक्का एक डीमन छुपा होगा जो कि इन लोगों की लाइफ फोर्स को चूस रहा है और इन लोगों को पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। डिमंस के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा तरीका होता है अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए। और इस डिमन ने इन लोगों के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। और फिर उसके बाद वो सारी लाशें उन तीनों के ऊपर अटैक कर देती हैं। वो बोलता है डिमंस उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे एम्पायर के अंदर आने की, मैं उन सभी डिमंस को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए साओकी और टियानबा को पीछे कर देता है और उनसे बोलता है पीछे रहो, मैं इन लोगों को मार नहीं सकता हूँ, ये लोग अभी भी जिंदा इंसान है। और फिर उसके बाद वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है जिस वजह से साओकी और टियानबा दोनों पीछे हट जाते हैं और वो दोनों एक साथ बोलते हैं ब्रदर वो क्या आप ठीक हैं। वो उन दोनों से बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मैं इन लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ और इन लोगों की वैटिलिटी काफी ज्यादा कमजोर है, ये लोग जल्दी ही मारे जाएंगे अगर मैंने इन लोगों की मदद नहीं की। और वैटिलिटी का मतलब एक तरह से जान होता है। और फिर उसके बाद वो डीमन जो इन लाशों को कंट्रोल कर रहा होता है वो उसे बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे मैजिक का पता लगा लोगे, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम कोई सिंपल इंसान नहीं हो, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं एक बार तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लूंगा तब मैं अपनी सोर्सेस टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा और अपने सारे आंसर ले लूंगा। वो उन लाशों के अटैक से डॉज करते हुए बोलता है क्या तुम अभी भी इन लाशों के पीछे छुपे रहोगे, तुम एक डीमन रेस के नाम पर धब्बा हो। और फिर उसके बाद वो सारी लाशें वो के ऊपर लगातार अटैक करती रहती है लेकिन वो उन सारी लाशों को अटैक से डॉज करता रहता है। वो डीमन वो से बोलता है तुमको खुद को दिखाना ये काफी ज्यादा बेकार होगा जब तक मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मुझे सच में गुस्सा दिला रहे हो। और फिर उसके बाद वो एक लाश के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी वो लाश वो से बोलती है प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करना, मेरी मदद करो। जिस वजह से रू अपना अटैक रोक देता है लेकिन तभी एक लाश वो के ऊपर साइड से अटैक करती है और वो डीमन वो से बोलता है देखा तुम दया के चक्कर में फंस गए, अब तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है। टियानबा और साओकी भी वो की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो डीमन वो से बोलता है तब तुम्हारी बॉडी मेरी है और तुम अपनी बेकार सी वैलिडिटी के साथ हमारी मदद करोगे हमारे डीमन रेस को आगे बढ़ाने में। लेकिन फिर उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बोलता है एक छोटे से डीमन की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की। और फिर उसके बाद वो अपना पंच जमीन के नीचे मारता है और बोलता है यही तुम्हारा अंत है। और वो के पावरफुल पंच की वजह से नीचे का ग्राउंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो उस डीमन से बोलता है जल्दी से अपनी छुपने वाली जगह से बाहर निकलो और घुटनों के ऊपर बैठकर मुझसे माफी मांगो। और वो की पंच की वजह से वो पूरा माउंटेन ही हिलने लग जाता है और टियानबा बोलता है ये कैसी पावरफुल टेक्निक है जिसकी वजह से ये पूरी अर्थ ही हिलने लगी है। और फिर उसके बाद वो उस डीमन से बोलता है जल्दी से वहां से बाहर निकल साले कमीने डीमन। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो ने पंच मारा होता है वहां से काली कलर की स्मोक बाहर निकलने लग जाती है और वो काले कलर की स्मोक वो के सामने चली जाती है और उससे बोलते हैं क्या सरप्राइज है, तुम जैसे पावरफुल इंसान काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर उसके बाद वो डीमन अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और वो से बोलता है क्या तुम कोई टीचर हो या फिर प्रेसिडेंट जिसने मेरी छुपने की जगह के बारे में पता लगा लिया और मुझे मजबूर कर दिया बाहर आने के लिए, आखिर तुम साले हो कौन। और फिर उसके बाद वो उस डीमन से बोलता है लिटिल डीमन क्या तुम अंधे हो जो अपने खुद के किंग को भी नहीं पहचान पा रहे हो। और फिर उसके बाद हम लोग टियानबा और साओकी को देखते हैं। टियानबा साओकी से पूछता है डीमन किंग ब्रदर साओकी ब्रदर वो ने अभी खुद को डीमन किंग कहा है, क्या वो कोई डीमन किंग है। साओकी बोलता है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसने कुछ भी नहीं कहा है, मुझे लगता है कि उसने झूठ बोला है ताकि वो डीमन डर जाए। और फिर उसके बाद वो डीमन वो से बोलता है लड़के मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, हमारे सिर्फ एक ही डीमन किंग है जो कि इस रियलम के अंदर है ही नहीं और हमारे किंग हमेशा से ऊपर की रियलम में रहे और वो कभी भी इस गंदे से रियलम के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी तुमने मेरी छुपने की जगह के बारे में पता लगा लिया और मेरी रियल फॉर्म को दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी तुम्हारे जैसा पावरफुल पर्सन नहीं देखा है। वो उस डीमन से बोलता है लिटिल डीमन मैं सिर्फ एक बार कहूंगा तुम हमारे एम्पायर के अंदर क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, मुझे सब कुछ जल्दी बताओ क्योंकि मुझे अपनी डियर वाइफ के पास वापस भी जाना है। लेकिन वो डीमन हंसते हुए वो से बोलता है छोटा डीमन तुम मुझे छोटा डीमन कह रहे हो, लड़के तुम्हारे पास कुछ स्किल्स होंगे लेकिन तुम मुझे कभी भी डरा नहीं सकोगे और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे डीमन क्लैन की क्या ही पावर है। और फिर उसके बाद वो डीमन वहाँ पर जितने भी यूसन फ्लावर्स होते हैं उन सभी की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर
करने लग जाता है, जिसकी वजह से बेचारा सौकी रोने लग जाता है और बोलता है साले डीमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूजन फ्लावर को लेने के लिए, अब मैं गरीब हो जाऊंगा। और फिर उसके बाद वो डीमन वो के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे बोलता है तुम्हें मेरी सीक्रेट प्लान के बारे में पता चल जाएगा जब मैं तुम्हारी बॉडी को खा लूंगा। और वो उस डीमन से बोलता है अगर तुम कुछ भी नहीं कहना चाहते हो तो फिर बस तुम मरो। और फिर उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वो डीमन जहाँ पर खड़ा होता है वहीं पर से कुछ ज्यादा बेलें निकलती हैं जो कि इस डीमन की बॉडी के अंदर धंस जाती हैं और उस डीमन को वहीं पर मार देती हैं। और फिर उसके बाद वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है क्या सरदर्द है, एक छोटा सा डीमन अपने खुद के किंग को ही नहीं पहचान पा रहा है। अब मैं वापस जाकर अपनी प्यारी वाइफ से क्या कहूंगा कि मेरे खुद के लोग ही मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग सौकी को देखते हैं जिसकी भाई आत्मा जल चुकी होती है क्योंकि उस डीमन ने सौकी के फ्लावर को इस्तेमाल किया होता है। और फिर उसके बाद सौकी वो की एक बेल को पकड़ लेता है और उस बेल से उस डीमन के ऊपर मारते हुए बोलता है साले डीमन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूसन फ्लावर को इस्तेमाल करने की, अब मेरे सारे पैसे चले जाएंगे। और टियानबा सौकी से बोलता है ब्रदर सौकी प्लीज रुक जाइए, यहाँ पर अभी बहुत सारे यूसन फ्लावर पड़े हुए हैं, लेकिन चलो सबसे पहले इस डीमन को पकड़ते हैं और फिर उसके बाद हमें एकेडमी को इन सब चीजों के बारे में बताना भी होगा। लेकिन तभी वो डीमन दोबारा से जिंदा हो जाता है क्योंकि वो अभी तक वो के अटैक से मरा नहीं होता है। और वो डीमन सौकी और टियानबा से बोलता है तुम जैसे बेकार से ह्यूमन मुझे से डीमन को पकड़ना चाहते हैं। और फिर उसके बाद वो डीमन वो से बोलता है अब टाइम आ गया है तुम लोगों को अपनी असली पावर दिखाने का। और वो उस पावर को देखकर बोलता है ये दोबारा से सोल कैप्चर का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन सोल कैप्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टियानबा और सौकी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। वो डीमन बोलता है सोल कैप्चर टेक्निक हमारी डेमोनिक टेक्निक में सबसे ज्यादा बेस्ट है। डीमन और हमारे दुश्मन की बॉडी के अंदर घुसता है और उसके लाइफ फोर्स को चूसने लग जाता है और उसे ताकत में बदल देता है। और फिर उसके बाद हम लोग सौकी को देखते हैं, उसके अंदर हल्की सी जान बची होती है तो वो से बोलता है ब्रदर वो प्लीज मुझे बचा लो। और वो डीमन हंसते हुए बोलता है तुम्हें बचा लो, तुम्हारी बॉडी अब मेरे पूरे कंट्रोल में और इस टेक्निक से तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। और फिर उसके बाद वो डीमन सौकी की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और उससे बोलता है अब तुम मेरे पूरे कंट्रोल में हो चुके हो। और फिर उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक सील बनाता है और डीमन से बोलता है छोटे डीमन तुम बस एक छोटे से डीमन हो जिसके पास बस हल्की फुल्की ट्रिक्स हैं। और फिर उसके बाद वो अपनी सील को टियानबा के ऊपर मारता है और उससे बोलता है डिस्पेयर हो जाओ। और फिर उसके बाद सोल कैप्चर टेक्निक टियानबा की बॉडी के ऊपर से हट जाती है और वो डीमन टियानबा की बॉडी से अपना कंट्रोल खो देता है। और फिर उसके बाद वो डीमन वो से बोलता है तुम सच में मेरे सोल कैप्चर टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और फिर उसके बाद वो उस डीमन से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी छोटी सी ट्रिक के साथ मुझे धमकाने की, वो भी एक किंग को, और अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, मेरे सामने सरेंडर कर दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी सौकी वो के ऊपर अपने ड्रैगन हैंड से अटैक करता है। वो सौकी के ड्रैगन हैंड से खुद को डॉज करवाता है और बच जाता है। और क्योंकि उस डीमन ने अभी सौकी की बॉडी के ऊपर कब्जा किया है इसीलिए मैं सौकी को अभी डीमन ही बोलूंगा। वो डीमन वो से बोलता है मैं सरेंडर करो, इसके बजाय तुम्हें सरेंडर करना चाहिए। और फिर उसके बाद वो की नजर सौकी के ऊपर पड़ती है तो सौकी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुका होता है। और तुम लोगों को पता होगा कि मैंने पहले बताया था कि सौकी ग्रैंडपान का डिसेंडेंट है जो कि एक ड्रैगन स्लेयर थे, इसीलिए सौकी के पास भी ड्रैगन पावर्स हैं। और फिर उसके बाद वो डीमन वो से बोलता है तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे डीमन रेस के ऊपर आशीर्वाद दिया है। और किसने सोचा था कि ये लड़का अन फैमिली का एक डिसेंडेंट होगा, एक डिसेंडेंट जिसके रगों में अनहोंग का खून दौड़ता है जो कि नेचुरल ड्रैगन का स्लेइंग करता था। और ये किसी तरह से एक ह्यूमन की ड्रैगन बॉडी है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पपेट है जो कि इस दुनिया में है। और फिर उसके बाद वो डीमन सौकी की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए बोलता है और मैं इस ड्रैगन की असीम पावर को महसूस कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो डीमन सौकी की बॉडी के साथ वो के ऊपर अटैक कर देता है और वो सौकी की बॉडी की तरफ देखते हुए सोचता है, देखने से ऐसा लगता है कि सौकी की बॉडी में डिमोनिक ऑरा पूरी तरीके से फैल चुका है और शायद से मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना होगा सौकी को आजाद करवाने के लिए। और फिर उसके बाद वो डीमन वो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है क्या तुम अपने दोस्त के ऊपर अटैक करने से घबरा रहे हो, तुम सारे इंसान बहुत ज्यादा पैथेटिक होते हो। लेकिन वो सौकी के अटैक से आराम से डॉज कर लेता है, लेकिन सौकी के अटैक की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और वो डीमन बोलता है इस छोटे से ब्लो में भी इतनी ज्यादा पावर है और इसी तरह की पावर को डीमन हमेशा चाहते हैं। और फिर उसके बाद वो डीमन वो के ऊपर इसी तरह से अटैक करते हुए बोलता है मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, अब मैं तुम्हें खुले तरीके से अपने प्लान के बारे में बता सकता हूँ, वैसे भी तुम मरने वाले हो। और फिर उसके बाद वो डीमन वो को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो डीमन बोलता है कि मेरा प्लान ये है कि मैं किंगडम के अंदर बिना बताए घुस जाऊंगा और यूसन फ्लावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को अपना पपेट बना लूंगा। और जब मैं पूरी ह्यूमन रेस के ऊपर अपना कब्जा कर लूंगा तब मैं हर किसी को एक दूसरे से लड़वाऊंगा और उन्हें मरने दूंगा। इंसान और डीमन लंबे टाइम तक एक दूसरे से नफरत करते आए हैं, लेकिन हम डीमन सारे इंसानों के ऊपर राज करेंगे और पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर देंगे। मैं तो बस एक छोटा सा वैंगार्ड हूँ, लेकिन सारे डीमन जो मुझसे ज्यादा पावरफुल हैं इसी चीज को हमेशा फॉलो करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद वो डीमन इतनी सारी ज्ञान की बातें पेल के आखिर में गलत चीज बोल देता है। वो डीमन वो से बोलता है तुम कभी भी अपनी वाइफ को दोबारा देख नहीं पाओगे, ना उससे बातें कर पाओगे क्योंकि तुम मेरे पपेट बनने वाले हो। जिससे वो की गुद्दी सटक जाती है और वो बोलता है कि यही तुम्हारा प्लान है, जैसे तुम्हारी पावर है वैसा ही तुम्हारा प्लान है, बिल्कुल बेकार। और फिर उसके बाद वो रियल सौकी से
बोलता है साउकी, अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो फिर मैं वायलेंस का इस्तेमाल करूंगा। और वो डीमन हंसते हुए वो से बोलता है, तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करोगे, जाओ और जाकर कर लो। और फिर उसके बाद वो डीमन आगे बोलता है, एंड फैमिली के डिसेंडेंट ने मुझे अपनी आधी लाइफ स्पैन दे दी है। और फिर उसके बाद वो डीमन साउकी की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर 4th लेवल का ड्रैगन ऑरा समन कर लेता है, जिसकी वजह से वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है, इसके ऊपर यकीन किया नहीं जा सकता है, लेकिन साउकी ने सच में 4th लेवल के ड्रैगन ऑरा को यहाँ पर समन कर लिया। और फिर उसके बाद वो डीमन उस ड्रैगन ऑरा के साथ वो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं ये देख सकता हूँ कि इस लड़के की बॉडी इस पावर को और ज्यादा झेल नहीं सकती है, इसीलिए इसे एक ही ब्लो में खत्म करते हैं। और फिर उसके बाद वो डीमन पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, इस अटैक से तुम पक्का मर जाओगे, और फिर उसके बाद मैं पूरे एम्पायर के ऊपर राज करूंगा और सभी लोगों को अपना पपेट बना लूंगा और ये सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर उसके बाद वो साउकी के मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे बोलता है, मैंने तुम्हें पहले बहुत ज्यादा टाइम दे दिया माफी मांगने का, लेकिन क्या तुम अब मुझसे सच में फाइट करोगे? और तुम कब से अपने स्टूपिड आइडिया के बारे में खुद से ही बात करे जा रहे हो, जल्दी से उठ साले, नहीं तो मैं तुझे और मारूंगा। जिससे वो डीमन भी हैरान हो जाता है और वो डीमन बोलता है, साले ने मुझे कैसे मार दिया, मैं तो उसे मारने वाला था। और वो के थप्पड़ के साथ ही साउकी का 4th लेवल का ड्रैगन ऑरा भी खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद वो अपने हाथ के ऊपर फूंक मारते हुए बोलता है, साउकी तुम्हारी बॉडी तो कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गई, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी दर्द करने लगा। और फिर उसके बाद साउकी खांसते हुए अपने मुंह से खून की उल्टी करता है और वो डीमन बोलता है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हो? और फिर उसके बाद वो डीमन एक ट्रिक खेलते हुए साउकी के रूम में वो से बोलता है, ब्रदर वूजियो, मैं सच में इसे और ज्यादा झेल नहीं सकता हूँ, देखने से ऐसा लगता है कि मैं इस बार सच में मरने वाला हूँ। और फिर उसके बाद वो अपनी बेलों से साउकी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, लिटिल डीमन, अगर तुम इस तरह के ट्रिके खेलोगे तो फिर तुम पक्का मरोगे, क्योंकि वो ने पता लगा लिया कि साउकी के रूम में वो डीमन वो से बात कर रहा है। और फिर उसके बाद वो अपनी बेलों को उस डीमन की बॉडी के आर पार कर देता है और वो डीमन बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ, मैं अपने मिशन को खत्म करे बिना यहाँ पर मर नहीं सकता हूँ, मैंने तो अभी तक अकेडमी के ऊपर भी अटैक नहीं किया है, मुझे उस मिशन को खत्म करना होगा जो मेरे सुपीरियर्स ने मुझे दिया है। और फिर उसके बाद वो डीमन उस ज्वालामुखी को देखते हुए बोलता है, शायद से मुझे इमरजेंसी प्लान का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मेरे पास अब और कोई भी चॉइस नहीं बची है। और फिर उसके बाद वो डीमन साउकी की बॉडी और 2-3 लाशों को अपने साथ ले लेता है और उस ज्वालामुखी की तरफ चल देता है। और उस ज्वालामुखी की तरफ जाते हुए वो से बोलता है, तुम इंसानों ने हम डीमंस को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया। और फिर उसके बाद वो डीमन वो से बोलता है, वूजियो, तुम भले ही पावरफुल हो, लेकिन चलो देखते हैं कि तुम इस बार मुझे कैसे रोकते हो। और वो उस डीमन की तरफ देखते हुए सोचता है, ये डीमन उस वोल्केनो की तरफ क्यों जा रहा है? और फिर उसके बाद वो बोलता है, क्या ये डीमन इस माउंटेन के मैग्मा को इस्तेमाल करना चाहता है? और जानकारी के लिए बता दो कि मैग्मा भी एक तरह की फॉर्म होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और वाटर होता है, लेकिन इस कॉमिक के अंदर मैग्मा को एक पावरफुल सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर उसके बाद वो डीमन चिल्लाते हुए उस मैग्मा की तरफ जाते हुए बोलता है, हमारी डीमननेस इमॉर्टल है और हमारी डीमननेस लंबे सालों तक जीती रहेगी। और फिर उसके बाद वो डीमन सीधा उस वोल्केनो के अंदर घुस जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे उस वोल्केनो के अंदर एरप्टिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और वो वोल्केनो फट जाता है और उसके अंदर से लावा बाहर निकलने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो डीमन पागलों की तरह हंसते हुए वो से बोलता है, वूजियो, तुम कभी भी जीत नहीं सकते हो, भले ही तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि इस हजारों साल पुराने मैग्मा को रोक सको। हमारे डीमंस के एल्डर ने इस प्लान को ब्लैकअप प्लान की तरह बनाया था कि अगर हमारा मेन प्लान फेल हो जाता है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और जब ये मैग्मा तुम्हें हरा देगा फिर उसके बाद ये मैग्मा एकेडमी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे है। और अगर भगवान की दया रही तब ये मैग्मा 1 घंटे के अंदर कैपिटल सिटी के अंदर भी पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें चिल्लाते हुए देखूंगा और सारे लोगों को जलते हुए देखकर मजे लूंगा। और फिर उसके बाद वो बोलता है, ये साला तो कैपिटल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल के अंदर जितने भी सुंदर लड़कियां वो सभी मर जाएंगी। और वो डीमन वो के परेशान चेहरे को देखकर बोलता है, क्या तुम शौक हो गए हो? क्या तुम्हें पता चल गया है कि तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते हो और ना ही तुम्हारी कोई औकात है? लेकिन वो अपनी प्यारी वाइफ के बारे में सोचते हुए बोलता है, यहाँ तक कि मेरी प्यारी वाइफ को भी चोट लग सकती है, और अब मुझसे मत पूछना कि बगजों के हेयर और आंखों का कलर चेंज क्यों हो गया पिंक से, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, राइटर को गाली दो जाके। और फिर उसके बाद वो गुस्से से अपनी डिमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पूरी कैपिटल सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर पूरा एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अगर तुमने मेरी प्यारी लड़कियों को छूने की कोशिश की या फिर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। और वो डीमन वो की डिमोनिक ऑरा को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो डिमोनिक ऑरा है, लेकिन इसके पास ये कैसे हो सकता है? और फिर उसके बाद वो अपने अवतार को समन करते हुए बोलता है, तो फिर मैं तुम्हें इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि तुम्हें मौत भी रास नहीं आएगी। और फिर उसके बाद वो अपने अवतार को समन कर लेता है और उस डीमन से बोलता है, तो फिर मैं तुम्हारे सोल को इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। और वो डीमन वो के डिमोनिक अवतार को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो सच में हमारे किंग की पावर है, कि ये सच में हमारे किंग है। और फिर उसके बाद वो डीमन साउकी की बॉडी को छोड़ के अपने घुटनों पर आ जाता है और उससे बोलता है, इस छोटे डीमन ने आपको पहचान लिया है हमारे किंग, प्लीज हमारे महान डीमन किंग इस छोटे से नौकर को माफ कर दीजिए, इसने जो कुछ भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ वो का पाला चढ़ा होता है और वो उस डीमन से बोलता है, तुमने अभी पहले क्या कहा था कि मैं इस मैग्मा को रोक नहीं पाऊंगा। और फिर उसके बाद वो अपने अवतार का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन से बोलता है, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो।
कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग कैसे इस मैग्मा को रोकता है। और फिर उसके बाद वो अपने अवतार का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे ग्राउंड को ही बीच से फाड़ देता है। और फिर उसके बाद वो उस डीमन से बोलता है वापस जाओ जहाँ से तुम आए हो। और फिर उसके बाद वो डीमन और सौकी दोनों एक साथ उस खाई के अंदर गिरने लग जाते हैं जिसको वो ने अभी बनाया है। लेकिन तभी वो अपनी बेलों का इस्तेमाल करते हुए सौकी और उस डीमन को दोबारा से पकड़ लेता है और वो डीमन वो से बोलता है शुक्रिया हमारे डीमन किंग मुझे से मामूली नौकर को बचाने के लिए। लेकिन वो सौकी को अपने पास रख लेता है और उस डीमन से बोलता है तुम्हें बचाना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा? मैं इतना भी दयालु नहीं हूँ और तुम कभी भी नहीं कह पाओगे कि तुम्हारा डीमन किंग कौन है। तुमने आज कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिए था। और फिर उसके बाद वो उस डीमन से बोलता है छोटे डीमन मैं इस बात को पक्का करूंगा कि तुम इस कर्मा की आग में हमेशा के लिए तड़पते रहोगे और जलते रहोगे। और फिर उसके बाद वो उस मैग्मा के साथ उस डीमन को उसी खाई में नीचे गिरा देता है और उससे बोलता है नीचे जाओ, जो भी तुमने पाप किए हैं उनकी सजा झेलने के लिए। और वो डीमन नीचे जाते हुए वो उसे बोलता है मुझे सजा क्यों मिल रही है, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था, मैं तो बस अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ और यही तो हमारी डीमन रेस का फ्यूचर गोल था। वो उस डीमन से बोलता है हमारा फ्यूचर गोल कुछ भी नहीं था और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी ऐसा कुछ ऑर्डर भी दिया था। और अगर ऐसा कोई गोल या फिर फ्यूचर के लिए कोई प्लान था तो फिर इस डीमन किंग ने कभी इसे अप्रूव ही नहीं किया था। और फिर उसके बाद वो उस डीमन को उस मैग्मा के अंदर डुबो देता है और उससे बोलता है इस डीमन किंग का सिर्फ एक ही फ्यूचर प्लान है, एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ, वो भी अपनी वाइफ्स के साथ। और फिर उसके बाद वो सौकी के साथ वहां से बाहर निकल आता है।